आज इन चारों की तो नहीं है ऑब्वियस सी बात, इन 3 बच्चों की है, और इन 2 की तो पुरानी। आपकी ऑनलाइन की थी। ओके, सो ऑनलाइन में एक सवाल आया हुआ था भाई, वो देख लेता हूँ मैं कि क्या एसटीडी सॉल्यूशन की फिजिकल क्लासेस नहीं होती क्या? नहीं तो ये फिजिकल जिन्नात बैठे हैं। नहीं, नहीं होती है बिल्कुल बेटा। मरियम, आपको किसने बोला कि फिजिकल क्लासेस नहीं होती? बिल्कुल होती है, तो सारे बच्चे बैठे हुए क्लास में। सर मेरी है एनीवे, मतलब फिजिकल क्लासेस होती हैं, ठीक है ना। सो लास्ट क्लास में तो देखिए हमने ना सिलेबस के हवाले से डिस्कशन किया था कि क्यूएम का सिलेबस कितना बड़ा है और कितना नहीं है। उसको मजीद थोड़ा सा कंसाइज करते हैं। देखिए क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स के अंदर जो है वो 15 चैप्टर्स हैं। सही, टोटल 15 चैप्टर है, और ये 15 चैप्टर जो है आईकेप ने 2 ग्रेड्स में डिवाइड करके दिए हुए हैं। एक उसने बनाया है मैथ्स पोर्शन अपने पास, और एक उन्होंने बनाया है स्टैट्स पोर्शन। मैथ्स पोर्शन के अंदर उन्होंने अपने पास दिए हैं 6 पेपर्स, और स्टैट्स पोर्शन में उन्होंने पेपर्स रखे हैं 9। टोटल मिला के 15 चैप्टर्स बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम मैथ्स पोर्शन को देखें, अपने पास बेटा, तो मैथ्स पोर्शन के अंदर उन्होंने 2 ग्रेड्स बना के दी हुई थी। एक थी बेसिक मैथमेटिक्स, और एक थी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हैं 4 चैप्टर्स, और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर हैं सिर्फ 2 चैप्टर्स। आ रही बात समझ? अच्छा, एक काम करते हैं, इनकी फर्दर बाइफर्केशन भी देख लेते हैं ना कि बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी अपने पास, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। सो बेसिक मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इसके अंदर आएगा सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड ग्राफ्स। सेकेंड चैप्टर आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड आपके पास बेटा चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 3, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा, कॉपी करते रहिएगा साथ साथ ना, ये एरिया कॉपी करते रहें ताकि काम साथ साथ चलता रहे। आप लोग ऑनलाइन नहीं बेटा, कॉपी करते रहें साथ साथ। फिर 4th चैप्टर आएगा इसके अंदर, चैप्टर नंबर 4, लीनियर प्रोग्रामिंग। और हमने ये भी देखा था कि जो बेसिक मैथमेटिक्स की ग्रेड है, ये एग्जाम्स के अंदर कितने मार्क्स की टेस्ट होती हैं। सो 10 to 20 मार्क्स की ये ग्रेड आपके पेपर में आती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अराउंड कोई 10 से 12 एमसीक्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 मार्क का एक एमसीक्यूज होता है ना। अभी पेपर की भी डिस्कशन करते हैं कि पेपर किस तरीके से आता है, पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं, फिर पेपर की डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सेकेंड ग्रेड हमने देखी थी बेटा, सेकेंड ग्रेड का नाम था फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के ग्रेड के अंदर सिर्फ 2 चैप्टर्स आपके पास होंगे। पहला चैप्टर जिसका नंबर है चैप्टर नंबर 5,
जिसको मैं बोलता हूं कंपाउंडिंग। एंड सेकंड चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, जिसको मैं बोलता हूं डिस्काउंटिंग। अच्छा, ये जो मैंने कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग लिखा, जब आप स्टडी टेक्स्ट देखेंगे अपना, जो आईकेएफ ने बुक दी है उसको स्टडी टेक्स्ट बोलते हैं, स्टडी टेक्स्ट जब देखोगे तो चैप्टर नंबर 5 के ऊपर लिखा हुआ होगा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 के ऊपर लिखा होगा डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। चैप्टर नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ होगा? फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 6 पे क्या लिखा हुआ होगा? डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। तो सर ये जो आपने कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग लिखा, ये पुरानी बुक के नाम है। जब पीआरसी से पहले एएफसी होता था तो आईकेएफ ने ये नाम रखे हुए थे, तो मुझे ये नाम ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कोर्स है चैप्टर नंबर 5 और 6 में वो ज्यादा मीनिंगफुल है इन नाम के अकॉर्डिंगली, तो मैं ये नाम यूज करता हूँ। आप लोग देख के परेशान नहीं होना, बोले चैप्टर नंबर 6% में डिस्काउंटिंग लिखा हुआ है, वहां तो वो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज लिखा हुआ, बात एक ही है, सब नाम चेंज हो गया। आ रही है बात सुन में? या मैं वो नाम भी लिख दूं साथ में इसके आगे है, ब्रैकेट में लिख दूं? ठीक है, तो फिर एक नाम और भी लिख लो। सीक्वेंस इन सीरीज को आपके स्टडी टेक्स्ट ने मैथमेटिकल प्रोग्रेशन दिया है नाम। आपके स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर नंबर 3 का नाम जो है वो सीक्वेंस इन सीरीज नहीं है, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन है। वैसे वो सीक्वेंस इन सीरीज ही होती है, ठीक है ना। सर पेपर में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का आता है? तो पेपर में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स मेरा बेटा आता है 15 to 25 मार्क्स का। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वाली ग्रेड कितने मार्क्स की आती है? 15 to 25। अगर 25 मार्क्स का भी आया तो पेपर तो 100 मार्क का है, और 25 मार्क के ये 2 चैप्टर आ जाए तो इनकी वेटेज कितनी है भाई? 15 चैप्टर्स हैं टोटल, ठीक है, जो कि 100 मार्क का पेपर बनाएंगे, और ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कि 25 मार्क का पेपर बनाएंगे। तो कहने का मकसद ये कि इन 2 चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा भारी होगी ना बनस्पत इसके के बाकी सिलेबस है ना। बाकी 13 चैप्टर मिला के 75 मार्क्स मिलेंगे, और ये 2 सब्जेक्ट मिलाएंगे तो 25% मार्क मिलेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो कहने का मकसद ये है कि इन 2 चैप्टर्स की वेटेज एग्जाम में ज्यादा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है हमारी सीए की लाइफ के अंदर। ये वो चैप्टर है जो आईकेएफ आपको पीआरसी के अंदर पढ़ाएगा, लेकिन ये कैफ के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड होगा, फाइनेंस के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड होगा, जब तक सीए की लाइफ में रहोगे जब तक ये चैप्टर का ताल्लुक रहेगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसीलिए चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी, इन दोनों चैप्टर्स की, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के दोनों चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है हमारे लिए। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब हम चलते हैं स्टैट्स पोर्शन के ऊपर। मैंने आपसे कहा था मैथ्स पोर्शन के अंदर 2 ग्रेड है, मैथ्स पोर्शन के अंदर 6 चैप्टर्स पूरे हो गए। अब हम चलते हैं अपने पास स्टैट्स पोर्शन में। स्टैट्स पोर्शन में 9 चैप्टर थे, वहां पर 3 ग्रेड हमने देखनी है। तो ये आ गया स्टैटिस्टिक्स पोर्शन। स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के अंदर जो पहली ग्रेड है बेटा वो है आपके पास बेसिक स्टैटिस्टिक्स की। और इस बेसिक स्टैटिस्टिक्स की ग्रेड के अंदर 4 चैप्टर आपके पास आपको मिलेंगे। पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है डेटा कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेकेंड चैप्टर इसके अंदर है जिसका नंबर है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है
statistical measures of data। थर्ड आपके पास चैप्टर नंबर है 9 जिसका नाम है इंडेक्स नंबर्स। और फोर्थ पे आपके पास है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, जो कि आज हम स्टार्ट भी करेंगे। आज चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है जी भाई क्लास, ठीक है ना। बेसिक मैथमेटिक्स की ग्रेड एग्जाम में कितने मार्क्स की आएगी, कोई बता सकता है? जी भाई 25 20 to 30 मार्क्स की ये ग्रेड। ये 4 चैप्टर जो है वो 20 से 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, लेकिन आपस की डिस्कशन ये है कि ये 30 मार्क के अंदर आएगा, 30 मार्क तक भी नहीं आएगा, ठीक है ना। 20 मार्क, 25 मार्क, 24 मार्क, इस तरह का एरिया यहाँ से आएगा। फोर्थ ग्रेड हमारे पास है बेटा जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो 2 चैप्टर्स हैं और इन 2 चैप्टर्स की जो ग्रेड है मेरा बेटा आपके पास वो है 15 to 20 मार्क्स की। और इन चैप्टर्स के अंदर अगर हम बात करें तो 2 चैप्टर्स आएंगे इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 11 दैट इज प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स, एंड आपके पास चैप्टर नंबर 12 दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। अच्छा, अगर एनालिसिस करें इसी से देखकर तो ऊपर मैथ्स पोर्शन में मैंने आपको 2 चैप्टर्स बताए थे जो इसकी वेटेज ज्यादा थी, क्या नाम था उनका? फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग। कितने मार्क्स का? ऑन एन एवरेज 25 मार्क का आ रहा था, ठीक है ना। 25 मार्क यहाँ से याद रखें। स्टैट्स के अंदर भी 2 चैप्टर हैं जो कि 20 मार्क बना रहे नहीं बना रहे, तो 25 और अगर 20 को मैंने ऐड किया तो 4 चैप्टर बने और टोटल मार्क्स कितने कवर करे उन्होंने? 45 मार्क्स। 50 पे तो पास है बंदा, 50 मार्क्स के ऊपर तो पास हो जाता है बच्चा। 100 में से 50 मिल जाएंगे, पास हो जाएगा। तो 45 मार्क्स, चलो 45 ना हो 40 मार्क्स तो होंगे। 40 मार्क्स ऑन एन एवरेज जो है वो 4 चैप्टर आपको कवर करके दे देंगे। आ रही मेरी बात समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लास्ट ग्रेड देखते हैं अपनी। लास्ट ग्रेड का नाम है सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। और सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर 3 चैप्टर्स हमारे पास आएंगे बेटा, और इन 3 चैप्टर्स का जो वेटेज है वो है 20 to 25 मार्क्स। सर इन 3 चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 1 आएगा जिसका नाम है चैप्टर नंबर लिखते हैं, चैप्टर नंबर 13 इसका नाम है सैम्पलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आएगा हमारे पास चैप्टर नंबर 14 इसका नाम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एंड चैप्टर नंबर 15
काय स्क्वायर टेस्टिंग। ये 3 चैप्टर्स आपके पास जो है वो इस ग्रेड में फॉलो करते हैं। क्या किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी का कोई सवाल ही ना हो। जब बंदा कोई भी चीज़ नई नई स्टार्ट करता है तो उसके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं। प्रोबेबिलिटी वाली ग्रिड में आएंगे, दोनों चैप्टर्स कनेक्टेड है, एक साथ पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वाली ग्रिड में आएंगे, दोनों चैप्टर्स कनेक्टेड है, एक साथ पढ़ेंगे। सही है ना? इसके अलावा तो एक एक करके खेलेंगे, एक इधर से एक इधर से। और कोई सवाल? सही है, हमने इंटर में फर्स्ट ईयर में क्लीन ग्रेड वाले मैथ पढ़ा है जी, तो हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ा है। स्टैटिस्टिक्स में नाम सुना है लेकिन कुछ पढ़ा नहीं है। पढ़ा नहीं, सही। तो इसी तो मुश्किल नहीं है कि हमारे लिए भाई क्लीन ग्रेड वाले के लिए मुश्किल का वर्ड मैंने ओरिएंटेशन में ही बात की थी कि आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हो। इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड किसका है बेटा? इंटर इंजीनियरिंग किस किसने किया? सिर्फ तुम नहीं किया। मेडिकल, कॉमर्स, 1 2 3 4 5 ओके 6 7 8 कॉमर्स। कंप्यूटर साइंस वाला तो थे, वो 2 लड़के थे वो कंप्यूटर साइंस वाले, चले गए वो, आज नहीं आए। ओके, इसने तो साइंस से किया। ओके, तो कहने का मकसद ये है कि देखो मेडिकल वाले भी हैं, इंजीनियरिंग वाले भी हैं, कॉमर्स वाले भी हैं। मेरे लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़रूरी है कि माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस खत्म हो, इतना मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है ना? अगर मैं बोलता हूँ कि भाई नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इतनी नॉलेज मेरे लिए काफ़ी है। अब मैंने चांद तक जाके पढ़ा हुआ है या इतना पढ़ा हुआ है, पढ़ना उसने नहीं है, तो उसको डिफिकल्टी फेस नहीं होगी, सारे एक फेस के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना भाई? बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है बच्चों? आपको कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। स्टार्ट वाला दिखा दूं? पिक्चर ले लो अली, पिक्चर ले लो, ये लो। मरियम, शहबाज, कोई आंसर है बेटा? कोई सवाल है? कुछ नहीं? एनीवे, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्स पैटर्न डिस्कस करते हैं। सर एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न से ज़रा अगर हम ऊपर चले तो मैंने ये कहा था बेटा कि क्यूएम के अंदर 15 चैप्टर हैं, 6 मैथ्स पोर्शन के हैं और 9 पेपर किसके हैं? स्टैट्स पोर्शन के 9 चैप्टर्स। सो अगर मैं मैथ्स पोर्शन परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करूं कि मैथ्स पोर्शन कितने परसेंट बनता है, तो ज़रा 6 को 15 से डिवाइड करा के 100 से मल्टीप्लाई कराइएगा। है किसी के पास कैलकुलेटर? सिक्स डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 140, तो फिर ये बनता होगा कितने परसेंट बेटा? इसका मतलब 40% मैथ्स का एरिया है और 60% जो है वो स्टैट्स का एरिया है। ठीक है ना? ओके, अब आ जाओ सर एग्जाम पैटर्न के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न में मेरे प्यारे बच्चों सर क्यूएम का एक ही पेपर होता है ना? बिल्कुल, क्यूएम का एक ही पेपर होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो बेटा देखो टोटल जो मार्क्स हैं क्यूएम के और बाकी सारे पीआरसी के सब्जेक्ट्स के वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है ना? पहले पता है क्या होता था? पीआरसी से पहले ना एएफसी होता था, तो एएफसी के अंदर होते थे 4 पेपर, पीआरसी के अंदर होगा 5 पेपर। तो एएफसी में 4 पेपर होते थे, उसमें क्यूएम का पेपर जो है वो स्टैंड अलोन 100 मार्क का होता था, बाकी तीनों पेपर्स 50-50 मार्क के होते थे। आ रही बात समझ में?
लेकिन जब वो AFC से चेंज होकर किस में आया, PRC में आया, तो ICAP ने सारे पेपर्स की वेटेज इक्वल करके 100 मार्क कर दिया। मतलब पहले QM 100 मार्क का था, अभी भी QM 100 मार्क का है, और आने वाले दौर के अंदर भी इंशाल्लाह QM जो है ना वो 100 मार्क का ही रहेगा। ठीक है, तो पेपर के हवाले से तो टोटल मार्क्स आ गए 100। सर टोटल ड्यूरेशन याद रखिएगा प्यारे बच्चों, टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स है, 2 घंटे हैं QM के पेपर को और बाकी पेपर्स को भी सॉल्व करने के लिए। सर टोटल कितने MCQs आएंगे पेपर में, टोटल कितने MCQs आएंगे? टोटल MCQs आएंगे 50। टोटल MCQs कितने आएंगे? तो 100 मार्क का पेपर है, 50 MCQs आएंगे। तो सर ईच MCQ कितने मार्क का हो गया, जल्दी से बताओ? 2 मार्क्स। सर पासिंग क्राइटेरिया क्या है? सर पासिंग का है 50%। 50% बोले तो 50 मार्क्स आपको चाहिए। 25 MCQ सही करने हैं कम से कम। सर ज़्यादा से ज़्यादा जितने सही करने हैं आपने 50 में से, ठीक है, 25 MCQ सही करने होंगे तो आप पास हो जाओगे। ये बात क्लियर होती है? सर आपको मेरे प्यारा बच्चा कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ होता है, कैलकुलेटर चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेटर में एक मोड की होती है, उसको प्रेस करेंगे तो 8 मोड्स वहाँ पे आने चाहिए। अगर कम आ रहे हैं, 3 मोड आ रहे हैं या 5 मोड आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, तो वो कैलकुलेटर चेंज करना पड़ेगा। कैलकुलेटर 8 मोड्स वाला अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है आपको एग्जाम्स के अंदर, उसके बगैर तो हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। सर जो स्कीम चेंज हुई है वो क्या नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगी? सर CA की ड्यूरेशन कितनी है? ओके, देखिए स्कीम की बात जो है ना अभी तक ICAP ने कंफर्म नहीं करी कि स्कीम कब से एप्लीकेबल होगी। आपकी अटेम्प्ट के बाद ही एप्लीकेबल होगी। आपकी अटेम्प्ट जो है वो जनवरी अटेम्प्ट है, जनवरी के बाद ही नेक्स्ट ईयर देखी जाएगी स्कीम की कहानी ना। आप लोग अभी अफेक्ट नहीं होंगे उससे, आप लोग अपनी करंट स्कीम के अकॉर्डिंगली 5 पेपर ही देंगे PRC के अंदर। ठीक है, और टोटल CA की ड्यूरेशन बेटा 5.5 साल की है, 5.5 ईयर्स। आगे बढ़े तो मैं कहा था, मैं ये कह रहा था कि कैलकुलेटर आपको अलाउ है, 8 मोड्स वाला कैलकुलेटर आपने लेना होगा। साइंटिफिक क्लास बेस कैलकुलेटर मत लीजिएगा, वो एग्जाम में अलाउ नहीं होगा। सही है सर। 50 MCQs के अंदर, 50 MCQs के अंदर, अब देखो ये बात बहुत कम लोगों को पता है। 50 MCQs के अंदर आपके पास, मैंने आपको बताया था मेरा बच्चा मैथ्स से भी पेपर वो आता है, MCQ जाएंगे, और स्टैट्स पोर्शन से भी MCQ आएंगे नहीं आएंगे? दोनों पोर्शन है ना, 50 MCQ मिल के आएंगे। मुझे बताएं मैथ्स पोर्शन कितने परसेंट था? 40। स्टैट्स पोर्शन कितने परसेंट था? तो जरा 50 MCQs का 40% निकालें, 50 का 40% निकालें, 20 MCQs बनते हैं, है ना। इसका मतलब 20 MCQs आपके पास आएंगे 50 MCQs आपके पास आएंगे मैथ्स पोर्शन की, जो कि प्योर कैलकुलेशन बेस्ड होंगे, जो कि क्या होंगे? कैलकुलेशन बेस्ड होंगे, कैलकुलेट करने वाले होंगे। सही ना। स्टैट्स में से मेरा बच्चा अराउंड 20 MCQs आपके पास आएंगे। अच्छा स्टैट्स से कितने MCQs बनते हैं पहले तो ये बताओ? 30 MCQs बनते हैं। इन 30 MCQs में से 20 MCQ आपके पास आएंगे कैलकुलेशन वाले, और अराउंड मोर और लेस 10 MCQs आपके पास आएंगे थ्योरेटिकल, थ्योरी वाले। सर और आर्टिकलशिप करनी होती है तो फाउंडेशन भी करना होता है। समवन सेड मी दैट आफ्टर योर इंटर यू हैव टू डू फाउंडेशन एंड आफ्टर PRC कैप देन आर्टिकल।
ओके मरियम, मरियम एक काम करें, इस सवाल के बहाने में क्लास के एंड पे डिस्कशन करें, वरना फिर टॉपिक से आउट हो जाएंगे अपने। सही है, क्लास के एंड पे दोबारा से मैसेज करिएगा मुझे, सही है ना। चलो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो भाई ये एग्जाम पैटर्न आपके पास मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम्स किस तरीके से आता है। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे करिए। भाई किसी का कोई सवाल नहीं है, ये क्या मालूम है जी? आप ही कर लो कोई सवाल, तब मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा ऐसा तो नहीं है। anyway, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब एक सवाल लिख रहा हूं, ये सवाल लिखना नहीं है, क्या लिखा? वाई डू वी स्टडी QM एंड ITA, मतलब PRC2 एंड PRC4। अच्छा मैं आपको बताता चलूं, PRC4 आपके पास 3 टीचर्स कवर कराएंगे। QM तो मैं ही सोनली मैं ही पढ़ाऊंगा 100% पेपर, ठीक है ना। इसके अंदर सर हसन मारफानी है, वो पढ़ाएंगे। इसके अंदर सर अली अमानुल्लाह है, वो पढ़ाएंगे। और इसके अंदर कुछ एरिया मैं पढ़ाऊँ, ठीक है ना, मतलब तीनों मिलकर पढ़ाएंगे हम लोग। सो कहने का मकसद ये है कि बेटा हम ITA और QM अरसलान सिद्दीकी से क्यों पढ़ें, रीजन क्या है? अरे बताओ भाई, अरे बताओ ना भाई। मिसाल के तौर के ऊपर हम बिरयानी खरीदने जाते हैं, एक दुकान की छोड़ के दूसरी दुकान की खरीदते हैं, क्यों? तो उसका टेस्ट अच्छा है ना, उसकी या तो उसकी क्वांटिटी अच्छी है, या तो उससे सलाम दो है वो थोड़े से चावल एंड में एक्स्ट्रा डाल देता है, ऐसा है ना। यार मैं अपनी बात करूँ ना, पहले हसन मारफानी आएगा तो उससे पूछना क्या करेगा। हाँ बांटेंगे हम। तो अगर आधा हसन मारफानी पढ़ाएगा और आधा अरसलान पढ़ाएगा तो अली अमानुल्लाह क्या पढ़ाएगा? क्वार्टर क्वार्टर का मतलब पे जो चौथा क्वार्टर है वो कौन पढ़ाएगा? क्वार्टर का मतलब 4 हिस्से हो गए ना, एक हिस्सा मैंने पढ़ा लिया, एक हिस्सा मारफानी ने पढ़ा लिया, एक हिस्सा अली अमानुल्लाह ने पढ़ा लिया। तो जो चौथा क्वार्टर है फिर वो कौन पढ़ाएगा? 3 हिस्से हो गए। हाँ बिल्कुल ऐसा तस्वीर कर सकते हैं कि 3 हिस्से करेंगे, मैं अपना एरिया पढ़ाऊंगा, वो अपना एरिया पढ़ाएंगे, तो तीसरे वाले अपना एरिया पढ़ाएंगे। और कोई बस तुम हंस क्यों रहे हो भाई? सही सवाल पूछ रहा है, वो बेचारा कंफ्यूज होता है पूछने में। एनीवेज, तो सवाल मेरा क्या था सर, ITA का एब्रीविएशन के इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, QM की है क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स, जिसको हम QMT बोलते हैं। हाँ भाई, तो सवाल ये है कि अरसलान सिद्दीकी से QM और अकाउंटिंग क्यों पढ़ना चाहिए। एग्जाम्स का रफ पेपर होगा इन QM, होगा एक आपको फुल स्केप शीट दी जाएगी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। पहले मेरे टाइम के ऊपर, मैंने 2018 में QM का पेपर दिया था, तो मेरे टाइम के ऊपर जो है वो ICAP एक पूरी प्रॉपर कॉपी देता था, मोटी जिस तरह से बोर्ड में कॉपी नहीं मिलती, वैसे ही ICAP एक कॉपी प्रोवाइड करता था, उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं उसको, जो भी आपने वर्किंग सॉल्व करनी है। लेकिन आप उसको कैंपस से बाहर लेके नहीं आ सकते, वो आपको सबमिट करानी पड़ती है जब आप पेपर अपना कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है ना। तो अब ICAP ने क्या किया है कि अब कोई फुल स्केप शीट ICAP प्रोवाइड करता है, उसी को यूटिलाइज करेंगे। अगर फिलअप हो जाए तो दूसरी आप उससे मांग सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। चलो, तो भाई सवाल ये था कि हम आपसे QM क्यों पढ़ें, और भी जगह बहुत सारे लोग और भी ये पढ़ाने वाले, ऐसा है या नहीं है? तो ये थोड़ी कोई मैं कोई
अकेला पढ़ा रहा हूँ ये सब्जेक्ट, और भी तो बहुत सारे लोग हैं जो ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। हम आपसे क्यों पढ़े? कुछ बातें जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज लिखा है मैंने, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फ्रॉम डे 1। मतलब जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले दिन कॉन्सेप्ट लेंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि रीजन, लॉजिक क्या है इस चीज की। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, इसके रीजन क्या? रीजन तो पता ही नहीं, हमारी मिसने का ये मैथ्स का रूल है, ऐसे ही पढ़ लो, पढ़ लिया हमने बोला माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा? क्यों क्यों भाई? भाई मिसने यही बोला था मैथ्स का रूल है, इसको ऐसे ही पढ़ लेते। तो ये चीज यहाँ आपको मेरे पास नहीं मिलेगी। आपको मैं सबसे पहले क्या दूंगा बेटा? कॉन्सेप्ट, कि ये चीज रियल लाइफ में अप्लाई कहाँ होती है। मैं पढ़ तो रहा हूँ, किधर अप्लाई किधर करूंगा? आ रही मेरी बात समझ में? इसके वजूद में आने की रीजनिंग क्या है, क्यों आया ये? आ रही है मेरी बात समझ में? तो पहले दिन हम करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। सेकंड टाइम के ऊपर सेकंड चीज हम करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम माय हैंडआउट्स। हैंडआउट का मतलब क्या है? मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करूंगा, सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करूंगा। जो भी मटेरियल मैंने आपको देना है, सवालात के लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से, रीडिंग के लिहाज से, सारा मटेरियल मैं खुद आपको प्रोवाइड करूंगा। कोई 1 रुपए की किताब आपने जाके मार्केट से परचेज नहीं करनी। सिर्फ एक रजिस्टर होना चाहिए, जो मैंने आपको कहा कि परचेज आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा सिर्फ अपना मुंह उठाना है और क्लास में आना, ठीक है? साथ में रजिस्टर भी लेके आना, ठीक है ना? आपने कहा था मुंह उठा के आना, कैलकुलेटर और रजिस्टर के आना। तो कहने का मकसद ये है मेरे बच्चों कि आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है? आना है और क्लास लेनी है, रजिस्टर लेके आना है, कैलकुलेटर वगैरह लेके आना है। 1 रुपए की किताब आपने मार्केट से नहीं लेनी। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर बच्चा बर्डनाइज हो जाता है कि भाई बुक्स लो। मैं चाहूं मैं उस बुक्स को पीडीएफ को कंपाइल करूं, प्रिंट करवाऊं, और प्रिंट करवा के मैं हर बच्चे को 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपए की बुक दूं। मजबूरी है लेना बच्चे की या नहीं? बताएं, मजबूरी है या नहीं है? भाई मैं सवाल करा रहा हूं, सवाल होना भी तो चाहिए। घर जाके बच्चा रिवाइज किस चीज से करेगा? वो तो मैंने क्लास में करा दिया, अब लेनी ही पड़ेगी, और लेते भी हैं लोग, लेकिन मैं वो काम नहीं करता भाई। टोटल जितना काम होगा पीडीएफ को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सॉफ्ट कॉपी के अंदर, मोबाइल में आ जाएगा। मोबाइल तो यूज ज़्यादा है ना आजकल बच्चों का, है ना? देखो एग्री भी कर लीजिए। तो कहने का मकसद ये है कि मोबाइल के अंदर सारा काम आपको मैं फॉरवर्ड कर दिया करूंगा, सारी पीडीएफ एक नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा सॉफ्ट कॉपी के अंदर। अच्छा मेरा बेटा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो गई, हमारा प्रैक्टिस भी हो गया हमारे हैंडआउट से, ठीक है ना? सारे सवाल मैंने खुद आपको सॉल्व करवा दिए क्लास में। इसके बाद क्या करें? इसके बाद क्या करें? टेस्ट नहीं, टेस्ट में लेता ही है, रिवीजन है। अभी एक चैप्टर तो पढ़ा है, रिसेंट रिवीजन, वो तो आप खुद करेंगे ना। असाइनमेंट, असाइनमेंट कौन करेगा भाई? जो हैंडआउट के सवाल थे वो तो मैंने कराए ना आप लोगों को। आपने खुद से तो दिमाग नहीं चलाया उसके ऊपर, खुद से तो नहीं सोचा। जब घर जाओगे अकेले में सोचोगे हाँ यार ये बात सर ने बोली थी, ये बात बोली थी, ये बात बोली थी, अप्लाई किया, सवाल सॉल्व हो गया। आ रही बात समझ में? तो जब असाइनमेंट आप करोगे तो आपकी जो है वो स्किल्स जो है ना वो पॉलिश होंगी, कॉन्सेप्ट्स पॉलिश होंगे, मजीद स्ट्रांग होंगे वक्त के साथ साथ। आ रही बात समझ में? सर असाइनमेंट भी परचेज करना होगा, नहीं भाई ये भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। मैंने कहा ना 1 रुपए की किताब नहीं खरीद पाऊंगा। सर क्या आईकेएम में भी एमसीक्यूज एयर वाइज रिपीट होते हैं? पता नहीं, कुछ बातें होती हैं जो कि सीक्रेट होती हैं, वो मैं माइक म्यूट करके फिजिकल वालों को बता देता हूँ। तो ये उनमें से एक बात है मरियम, ठीक है? एनीवेज, सर असाइनमेंट के बाद क्या करें? दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, वो तो क्लास में कर होंगे ना, असाइनमेंट तो घर पे कर रहे होंगे आप लोग सॉल्व।
सर असाइनमेंट के बाद कुछ सवाल ऐसे होंगे जो असाइनमेंट मसला करेंगे आपको, सर सॉल्व नहीं हो रहे हमसे, वो किससे पूछेंगे? घर में अब्बू से पूछ लेंगे, हम भाई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, बताना जरा क्या है, बता कर रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, असाइनमेंट डिस्कशन करेंगे। सही है ना भाई? आओ लेके आओ सवाल, कौन सवाल है बेटा? सर मुझसे ये 15 वाला सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, लेके आओ सॉल्व कर लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे क्या मसला आ रहा है। ठीक है? अच्छा, अगर सर असाइनमेंट डिस्कशन हम नहीं आ सके, हम ऑनलाइन स्टूडेंट और असाइनमेंट डिस्कशन नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है, व्हाट्सएप अवेलेबल है ना आपके फ़ोन में, सवाल के पिक्चर लें और मुझे व्हाट्सएप कर दें कि सर ये वाला सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। आ रही है समझ में? अच्छा, व्हाट्सएप करने का एक तरीका है, मैं हर दफ़ा बच्चों को यही समझाता हूँ बेटा कि आपने मैसेज किस तरीके से करना है। मैसेज करने के एक तरीका है कि 2 मैसेज करें एक वक्त में। ऐसा नहीं है कि आपका असाइनमेंट जमा हो गया 15 सवाल 20 सवाल का, आपने धड़ा मेरे को 15 सवाल भेज दिए और 15 सवाल के साथ 15 वॉइस नोट भेजे कि सर मुझे हर सवाल में ये इशू आ रहा है, तो 30 मैसेज हो गए। मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ने 30 मैसेज, मैं चैट ही नहीं खोलूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि एक सवाल भेजा, उसके नीचे उसका वॉइस नोट या उसका मैसेज, सर मेरे को ये मसला आ रहा है, खत्म हो गया, उसका रिप्लाई आ जाए, फिर दोबारा दूसरा, फिर उसका रिप्लाई आ जाए, फिर तीसरा, ऐसे सीक्वेंस बना के चलेंगे। एक साथ हमला कर रखेंगे तो फिर मसला ही सॉल्व नहीं होगा आपका। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज मैं प्रेफर करता हूँ फिजिकल क्यूरी ज्यादा मुझसे पूछ ली जाए बनिस्बत इसके कि ऑनलाइन। देखो व्हाट्सएप के ऊपर ना बहुत बर्डन होता है, बहुत ट्रैफिक होता है व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस का, जिसमें मैसेजेस मिस भी हो जाते हैं। तो फिजिकल आप बैठे होगे तो मैं आप 50 सवाल सॉल्व करा दूंगा, आपको कोई मसला ही नहीं। बहुत से बच्चे होते हैं जो कि मुझसे डिस्कशन का, मैं रोज डिस्कशन का टाइम बच्चों को देता हूँ कि यार मेरी क्लास 3 से 5 मेरी क्लास है, 5 बजे आप मुझे मिलो, 5:30 तक मैं आपकी क्यूरी सॉल्व करूंगा। अब वो 5:30 की जगह 6 हो जाए कोई मसला नहीं, मैं उसको बढ़ा के सॉल्व कराऊंगा अपने साथ। ठीक है ना? ये नहीं कि यार असाइनमेंट दिया चल मेरा भाई अल्लाह हाफिज, अब जो करना खुद करो, जिसको बचपन में बोलते हैं ना हमारे घर वाले, सिया करो सफेद करो, जो करना खुद करो। तो वो काम मैं नहीं करता भाई, असाइनमेंट दूंगा, सॉल्व नहीं होगा व्हाट्सएप पूछ लो, व्हाट्सएप नहीं पूछ सकते, मैं यार टाइम दे दूंगा कि भाई व्हाट्सएप पे अवेलेबिलिटी नहीं आ रही, एक काम करें कल क्लास के बाद मिलें, तो कल क्लास के बाद मिलने मुझसे कोई इशू नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में? अच्छा, व्हाट्सएप डिस्कशन के बाद क्या करें? क्या लेंगे? क्विज, जिसको मैं कितने क्विज लें एक चैप्टर के ऊपर, कितने क्विज लें? क्विज का मतलब किसको नहीं पता? पता है सबको? पता है क्विज का मतलब क्या होता है? टेस्ट होता है। तो टेस्ट भी लेंगे ना, पढ़ा लिया, असाइनमेंट भी कर लिया, तो टेस्ट भी तो नहीं पता चला। ऐसा तो नहीं कि छाप के आपने टेस्ट दे दी, वो असाइनमेंट किया, तो भाई क्विज देंगे, और क्विज हम लेंगे एट लीस्ट 3 क्विज लूंगा एक दिन की गैप से। ठीक है? एक क्विज लिया, अब कल गैप करेंगे, फिर परसों क्विज करेंगे, तो एक वीक के अंदर जो है वो 3 क्विजेस हमारे हो जाएंगे एक चैप्टर के ऊपर, ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, फिर सर आपको कोई सब्जेक्ट है, कुछ सवाल ऐसे होंगे क्विज के अंदर जो कि मैंने जानबूझ के टेक्निकल दिए होंगे। कुछ बच्चा होगा जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो सॉल्व कर लेगा, कुछ एवरेज बच्चा होगा मेरे जैसा तो उसको मसला होगा, तो मसला होगा तो वो किससे पूछेगा? मुझसे पूछेगा। अच्छा, घर में थोड़ी पूछेगा आपने ये मसला हो रहा है टेस्ट में। तो उसके बाद हम करेंगे मेरा बेटा क्विज डिस्कशन, वो इंडिविजुअल ही है ये सारी, मैं क्लास के तौर पे नहीं करूंगा। सर मुझसे 2 सवाल सॉल्व भी मैं बताएं, या मैंने ये वर्किंग की थी, से मेरे मार्क्स सही नहीं है, मैंने क्या मिस्टेक करी। देखो हमेशा याद रखना, आइडियल और पढ़ने वाला बच्चा वही है जो अपनी गलतियों से सीखे। हमारा जो एक फेलियर है ना, वो यही है कि हम मिस्टेक करते हैं और मिस्टेक करने के बाद अपना रीजन नहीं ढूंढते कि हमने गलती क्यों करी। अगर आपको आपकी गलती करने का रीजन ना पता हो ना, आप नेक्स्ट टाइम वही गलती करेंगे, लिखवा ले आदमी से, पता ही नहीं ना आपको। कभी सुना है यार पेपर फेल हो गया, मैं तो सही करके आया था, बच्चा बोलता है मैं तो सही करके आया था और पेपर क्या हो गया? फेल हो गया। इसका मतलब अगर पेपर फेल हुआ तो तूने पेपर सही नहीं किया है ना, पेपर सही किया तो पेपर पास होता। तो अगर तूने पेपर सही नहीं किया और तुम्हें ये लग रहा है कि तुमने पेपर सही किया, इसका मतलब तुम कहीं मिस्टेक कर रहे हो, वो तुम्हें आइडेंटिफाइड नहीं है,
फिर जब तुम सेकंड टाइम में पेपर दोगे वो अगेन मिस्टेक करके आओगे, है ना, क्योंकि तुम्हें तो लगता है कि मैंने सही किया था, तो दोबारा फेल होगा या पास होगा पेपर? तो दोबारा फेल होगा। आपको तो पता ही नहीं कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हो, बात समझ में आ गई नहीं आ रही? तो सबसे पहली चीज होती है अपनी गलती आइडेंटिफाई करना। सर मुझे बताएं मेरे मार्क्स इसमें कट गए, रीजन मैंने गलती क्या करी है, पता तो चले ना कि यार मैंने मिस्टेक किधर कर रहा हूँ, लेकिन किधर हो रही है मेरी, आ रही है मेरी बात समझ में नहीं आ रही? तो सबसे चीज अच्छी होती है कि अपनी गलती आइडेंटिफाई करना। तो क्विज डिस्कशन के अंदर भी यही होगा कि सर प्रैक्टिस तो भरपूर करी, असाइनमेंट भी किया था, हैंड आउट भी किया था, रिवाइज भी कर रहे थे रोज घर जाके, फिर भी क्विज के अंदर 2 MCQ गलत हो गए मेरे 10 में से या 15 में से। सर बताएं क्या मसला हुआ, मैं क्या गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उसको क्विज डिस्कशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। मेरा बेटा क्विज डिस्कशन के बाद क्या होगा? अच्छा सर, ये पेपर में अच्छे मार्क्स तो मैटर नहीं करते ना, बस पास होना मैटर करता है बेटा, अच्छे मार्क्स तो मैटर नहीं करते। ये वही बात है कि हम बाइक लेने से पहले ये सोच रहे हैं कि अगर बाइक छिन गई तो भाई पहले बाइक तो लो, तो पहले पढ़ो तो सही ना, फिर हम सोचेंगे कि सिर्फ पास होने का सोचूं या अच्छे मार्क्स लाने का सोचूं। अच्छे मार्क्स लाने को आके अपने मना किया कि नहीं अच्छे मार्क्स लेके नहीं आना, सिर्फ पास का सोचो। हाँ, अगर मेरा अपना माइंडसेट ये बना हुआ है कि सिर्फ भाई मैं पास ही आ सकता हूँ, मुझे अपने आप से उम्मीद है कि भाई मैं अच्छे मार्क्स ला ही नहीं सकता, यकीन है मुझे, उम्मीद भी नहीं, अपने आप से यकीन है कि सर जिंदगी में आज तक अच्छे मार्क्स आए ही नहीं है भाई, फिर मैं सिर्फ पास होने का ही सोच सकता हूँ, तो फिर इस सोच को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि बचपन से लेके आज तक आपने कोई ऐसा काम जो किया हो और उसमें कामयाब नहीं हुआ, सारे काम किए और सब में सक्सेसफुल हो। भाई बाइक चलाते हैं, जब स्टार्टिंग में बंदा बाइक चला रहा होता है, कभी वो गिरता है, उसके हाथों में लगती है, सर फट जाता है, मुंह फट जाता है, हाथ पे लग जाती है, पाँव पे लग जाती है, आते नहीं आते? लेकिन बंदा आज तो बाइक चला रहा है। हाँ, अगर उस फेयर से कि नहीं यार मेरे चोट लग जाएगी या बाइक चलाऊंगा या गिर जाऊंगा, तो फिर ऐसे बंदे कभी जिंदगी में बाइक नहीं चलाते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में बाइक चलाना सीखी, गिर गए, चोट लग गई, अब वो डर बैठ गया तो अब वो बाइक नहीं चलाते। या बहुत से लोग गाड़ी चलाना शुरू की, स्टार्टिंग के अंदर एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चलाना बंद, अब नहीं चलाते वो गाड़ी, तो फिर ऐसे लोग कभी जिंदगी में नहीं चला सकते। तो कहने का मकसद ये है बेटा कि हमने अच्छे से अच्छी कोशिश करनी है और हर वो काम करना है जो आप कर सकते हैं। आप हर काम कर सकते हैं, करें तो सही ना, ठीक है। मैं बार बार अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरी बेटी 11 महीने की है और वो क्रॉलिंग करती है। क्रॉलिंग का मतलब पता है ना क्या होता है? घुटनों घुटनों चलती है, फिर वो कोई चीज़ उसको मिलती है तो वो पकड़ के उस पर खड़ी हो जाती है, फिर उसकी कहीं चोट लगती है, वो रोती है, गिर जाती है। तो अगर मैं उसको बिठा लूँ कि नहीं नहीं बेटा तुम छोटी हो अभी मत चलो, तो क्या वो बड़े होकर चलेगी या नहीं चलेगी? सर वो नहीं चलेगी, आपको आदत ही नहीं पड़ी। एक दफा उसको इस एज से चोट लगेगी, दूसरी दफा लगेगी, तीसरी दफा समझ में आ जाएगा नहीं डॉस करके जाना है, बच्चा सीख लेगा। ऐसे ही तो सीखता है ना। तो इसी का मतलब ये है कि भाई प्रैक्टिस में रहा, उठ के चलना टकराया, एक दिन चल पड़ा। ऐसे ही चलता है बंदा, डायरेक्ट भागना थोड़ी शुरू कर देता है। तो कहने का मकसद ये है भाई कि आप सीखें और अपनी गलती आइडेंटिफाई करें और उस पर मेहनत करें। आप ये सोचेंगे ही नहीं यार कि मैं जो मिनिमम मार्क्स लेके आने, भाई सर मैंने पूरे मार्क्स लेके आने, पूरे मार्क्स की तैयारी कर, भाई मिनिमम सोच के तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है फेल हो जाओ। पूरे मार्क्स सोच के तैयारी करो, पास तो हो ही जाओगे 100%। उसमें आ रही बात समझ? सर आज रिग्रेशन शुरू करेंगे या नहीं? उदय रमानी, हाँ बिल्कुल शुरू करेंगे यार, अभी तो उदय क्या मसला है। और हाइब्रिड क्लासेस से क्या मुराद है? हाइब्रिड क्लासेस से मुराद ये है कि आप ऑनलाइन फिजिकल एक सेम टाइम के ऊपर ले सकते हैं। अब सेम टाइम के ऊपर मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल क्लास में और ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो मतलब सेम टाइम आपने कहा था फिजिकल क्लासेस में आज मोबाइल में ऑनलाइन लेक्चर बंदा देख रहा है, नहीं, मतलब कि जब आप ऑनलाइन देख रहे हैं सेम फिजिकल क्लास भी उस टाइम पे हो रही है, ठीक है, ये इसका मतलब होता है हाइब्रिड। 8 भाई अब क्या करें? क्विज डिस्कशन भी हो गया सर, कोई दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और क्या करेंगे? बहुत हो गया, इसी पे थोड़ी बैठे रहेंगे, सही है। पूरा कोर्स सिलेबस पढ़ने के बाद एंड में आके प्यारे बच्चों हम करेंगे रिवीजन करेंगे नहीं करेंगे? भाई सर वो तो 3 महीने पहले हमने चैप्टर पढ़ा था, अब तो भूल गए, तब भी प्रैक्टिस करके हमने छोड़ दी थी।
तो रिवीजन करेंगे। सर रिवीजन करने के बाद क्या करेंगे? रिवीजन करने के बाद हम लेंगे ग्रैंड क्विजेस। सर ये ग्रैंड क्विजेस से क्या मुराद है? क्विज तो सुना था, ये ग्रैंड क्विज क्या आ गया? भाई क्विज हमने किया था एक इंडिविजुअल चैप्टर का, अब हम 3 चैप्टर रिवाइज करेंगे, 4 चैप्टर रिवाइज करेंगे, 4 चैप्टर का कंबाइंड क्विज करेंगे। पता तो चले ना यार कि ये सवाल किधर से आ रहा है, ये सवाल कहाँ से आया, ये सवाल कहाँ से आया, दिमाग ज़्यादा चलेगा उस लिहाज से हमारा। फिर सर ग्रैंड क्विजेस के बाद क्या करेंगे? बस घर चले आएंगे और क्या करेंगे? तो ग्रैंड क्विजेस के बाद मैं एक गिफ्ट दूंगा आप लोगों को, और ये गिफ्ट दूंगा मैं आपको 1 वीक बिफोर एग्जाम्स। क्या चाहिए गिफ्ट? क्या? फिर ये असाइनमेंट सर सबको देंगे, है ना? ये असाइनमेंट मैं नालायकों को नहीं दूंगा। वो बच्चा जिसके ऊपर के असाइनमेंट पूरे हैं नहीं, वो इस असाइनमेंट के आंसर के ऊपर है, बिल्कुल नहीं दूंगा। वो बच्चा जिसने आज तक कभी क्यूरी मुझसे नहीं पूछी कोई आकर, वो बच्चा जिसने कोई असाइनमेंट चेक नहीं कराया आज तक, तो उसका हक बनता ही नहीं बनता ये? सर वो उसको कुछ भी नहीं करने, उसको देने ही नहीं चाहिए। ये असाइनमेंट उसको दूंगा जो रेगुलर बच्चा होगा, जो सारे असाइनमेंट्स प्रॉपर कर रहा होगा, क्लास में भी अटेंटिव बैठ रहा होगा, होमवर्क भी घर से करके आएगा, सारी प्रैक्टिस कर रहा होगा, ये उस बच्चे का हक है, तो उस बच्चे को दूंगा एंड के ऊपर आकर। और ये 300 एमसीक्यूज में से अराउंड कोई 200 या 200 प्लस एमसीक्यूज मैं क्लास में खुद सॉल्व भी कराऊंगा। आपको खुद से नहीं दूंगा करने के लिए कि भाई ये ले लो जाओ करते रहो, मैं खुद भी कराऊंगा सॉल्व आपको क्लास के अंदर, ठीक है? लेकिन वो कब कराऊंगा? पेपर से सिर्फ 1 हफ्ता पहले। आप याद रखें, सिर्फ क्लासेस लेते रहे, घर जाके असाइनमेंट करते रहे, सिर्फ आपके 2 काम है, एक क्लास लेना, एक घर जाके असाइनमेंट सॉल्व करना। पेपर की तैयारी आपकी मैंने करवानी है इन क्लासरूम। घर में आपको इंपॉर्टेंट लगा के याद करके रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्लास लेने आएंगे, घर जाके असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। जब यहां से मैं सेशन वाइंड अप करूंगा कि भाई अब क्लासेस नहीं होंगी, आप उस दिन एलिजिबल हो गए आईकेएफ में अपना पेपर देने के लिए, कि अब मैं जाऊंगा सीधा पेपर देके आऊंगा, बस बहुत हो गई, बहुत पढ़ लिया मैंने। आ रही है मेरी बात समझ में या नहीं आ रही है आप लोगों को? घर पे एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी, सिर्फ जो असाइनमेंट दूंगा वो करने। भाई 5 सवाल दिए, 20 सवाल दिए, करके आना। अब सर टांग में दर्द हो रहा था, या सर में दर्द हो रहा था, या ये घर वाले आ गए थे, या बाजी आ गए थे, बाजी के रिश्ते वाले आ गए थे, जो भी एक्सट्रा काम हो उसको हटा के असाइनमेंट होमवर्क करना है तो करना है, खत्म हो गई बात। आई ना बात समझ में? देखो एक बात याद रखिएगा, कभी आपके घर में, अभी पिछले दिनों हीट स्ट्रोक चल रहा था, अब तो मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, हीट स्ट्रोक हो रहा है ना, अब घर में 24 घंटे तो किसी घर में एसी नहीं चलता कि 24 घंटे नहीं चल रहा। यार हमारे घर में तो एसी भी नहीं है, कोई मसला नहीं, आ जाएगा, क्वालिफाई हो, लग जाएंगे एसी। तो कहने का मकसद है कि किसी घर में लगा हुआ भी, तो अब्बा ने बोला भाई दोपहर में चला लेना या रात में चला लेना, सुकून के टाइम सो जाना, इसके अलावा तो 24 घंटे तो नहीं चलता ना। तो भाई जब 24 घंटे नहीं चलता, तो हमारी जो वालदा है वो तो हीट स्ट्रोक हो या कुछ भी हो, वो तो वही चूल्हे के सामने खड़े होकर खाना बना रही है, रोज बना रही नहीं बना रही। या अम्मा ने बोल दिया भाई जब तक हीट स्ट्रोक चलता रहेगा बाहर से खाना आता रहेगा, ऐसा तो नहीं होता। बनाते घर वाले खाना नहीं बनाते, क्यों बनाते? गर्मी हो या सर्दी हो, अम्मा की ड्यूटी वो फिक्स है। अच्छा अब्बा को बुखार है या हीट स्ट्रोक हो रहा है, हमारे वालिद जो है तब भी वो जॉब पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे नहीं जा रहे काम करने के लिए। यार नहीं बोला हीट स्ट्रोक है, आज घर में बैठेंगे, बच्चों को भूखा रखने में। भाई जाऊंगा पैसे कमाऊंगा तो लेके आऊंगा ना, बच्चों को छोड़ो घर में बैठूंगा आराम करूंगा, ऐसा करते हैं हमारे अब्बा? नहीं करते। तो जब वो लोग नहीं करते तो हम क्यों करते? समझ नहीं आती बात। जब हमारे बड़े नहीं कर रहे, हमने बोला ना अपने बड़ों से सीखते हैं हम, तो जब हम हमारे बड़ों से हम सीख ही नहीं रहे तो फिर हम अपनी गलती क्यों कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल भाई घर में कजन आ गए, असाइनमेंट नहीं किया, यार ये कौन सा रीजन है मुझे बताए ना? ये कोई रीजन नहीं है। सर तबीयत खराब थी, असाइनमेंट नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई आज हार्ड वर्क करोगे तो आगे जाके मेहनत की आदत पड़ेगी नहीं पड़ेगी अम्मा अब्बा की उम्र में जाकर, या वही चलते रहेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे और फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते रहेंगे। अब तो फेसबुक भी ज्यादा यूज नहीं करते, इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते हैं आजकल, है ना? आप लोगों ने ना मेहनत ज्यादा करनी है बनस्बत इसके कि बातें ज्यादा करें। बातें करने से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते होते हैं ना, तो आज आम आदमियों की तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट रोडों के ऊपर घूम रहे होते हैं, सिर्फ बातें करने से नहीं, मेहनत करने से होते। दूसरी चीज, एक तो चीज मैंने आपको बताई कि भाई क्यूएम और आईटीए क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारा काम करेंगे। ये सब्जेक्ट सर पढ़ाते हुए अराउंड कोई
मोर देन और अराउंड 5 years हो गए हैं। वैसे टीचिंग करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन QM पढ़ाते हुए और अकाउंटिंग पढ़ाते हुए कितने साल हो गए? 5 years से ज़्यादा, 5 साल से ज़्यादा लिखे मैंने, मोर देन 5 years लिखे, ठीक है। इस बीच कितने स्टूडेंट्स पढ़ाए? कितने स्टूडेंट्स पढ़ाए? आपकी तरह कितने बच्चे पढ़ाए? कह सकते हैं 3,500 से 4,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, ठीक है। कुछ तो क्वालिफाई भी हो गए, ठीक है ना, कुछ अपनी आर्टिकल्स के आखिरी फेज के अंदर घूम रहे हैं। हाँ, पढ़ाते हुए वो मैं आज आपको बता रहा हूँ, रेदर देन के करना आना चाहिए। जब मार्केट में घूमोगे ना, आंखें दी अल्लाह ताला ने तो देखो आंखों से, जब आंखों से देखोगे ना इधर उधर आगे पीछे, तो आपको बहुत सारी जगहों के ऊपर ऐसे ऐसे लोग नजर आएंगे जिनका खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका खुद एक्सपीरियंस जीरो 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 बोलते ना भाई, 1 साल का हो या 2 साल का हो, जीरो। तो मुझे बताएं यार, आप अपना मुस्तकबिल स्टार्ट करने जा रहे हैं, किस बंदे से पढ़ना पसंद करेंगे? जो एक एक्सपीरियंस हो या जो जीरो पे? जीरो वाले से क्यों नहीं? सर उसको तो खुद कुछ नहीं पता। आप ये बोलेंगे ना उसको तो खुद कुछ नहीं पता, वो हमें क्या बताएगा? तो कहने का मकसद ये है मेरा बेटा कि अराउंड कोई 5 साल के करीब हो गए, 3, 3,500, 4,000 के करीब बच्चा पढ़ा चुका हूँ, तो सारी बातें जो बोलता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपनी देखी हुई लाइफ से बोलता हूँ क्लास के अंदर बच्चे को, और अल्हम्दुलिल्लाह गाइडेंस देता हूँ, बच्चे का पेपर पास होता है। सर ICAP का पासिंग रेशो क्या है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके थे। सर ICAP का पासिंग रेशो कोई 40-45% के करीब आता है, इस बीच सफर कर रहा है। 100 बच्चे पेपर देंगे तो 40 बच्चे पास होंगे। तब आपका पासिंग रेशो कितना है? मैंने कहा था नॉट लेस देन 96%, मतलब 100 बच्चे पेपर देंगे तो 96 बच्चों का तो होगा ही होगा पेपर पास, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा सर 99 भी आ जाएगा, 100% भी आ जाएगा। कुछ बैचेस बीच में ऐसे गुजरे 100% रिजल्ट, एक बच्चा फेल नहीं हुआ। उसका मेन रीजन पता है क्या है? उसका मेन रीजन नहीं है कि मैं पागल हूं, मैं बच्चे के पीछे लगता हूं, भाई असाइनमेंट किया नहीं किया, सो क्यों रहा था भाई, सर तबीयत खराब थी, 2 दिन का एक्सटेंशन मैं आपको देता हूँ। भाई मिसाल के तो भाई ये बच्ची क्या नाम है बेटा? हनी। अब ये हनी आई सर, वो बहन की शादी चल रही थी, असाइनमेंट मैंने नहीं किया, कोई मसला नहीं है, 3 दिन का टाइम मैंने एक्स्ट्रा दिया, अब दिया ना, अब इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? 3 दिन बाद आके चेक कराना चाहिए। अच्छा सर 3 दिन बाद आके 100 सवाल दिए थे, 80 हो गए 20 नहीं हुए, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर 20 करके आएगी और 80 नहीं करेगी तो फिर मैं उस केस के ऊपर इसको डांटूंगा भी कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? सब कुछ तो चल रहा है, इसके अलावा पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? और मैं समझता हूँ ये बच्चे की अच्छे के लिए बात है यार, उसके बुरे के लिए बात नहीं है ये कि यार आप हट होकर बैठ गए कि नहीं सर आपने मुझे ऐसा बोल दिया यार कि मैं तो पढ़ने वाला बच्चा हूँ, अभी नहीं हुआ तो अभी नहीं हुआ, अभी करते करते पेपर आ जाएंगे। भाई टाइम थोड़ी है, कोई 100 साल थोड़ी देना पेपर, देखते देखते जनवरी अटेम्प्ट आ जाएगी आपकी। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चे के अच्छे और बुरे के लिए मैं उसको 2 कड़वी बातें ही बोलूंगा, और कभी बोलूं तो उसको पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं लेना कि सर आपने मुझे ऐसा बोल दिया, तुम सवाल ही नहीं पूछूंगी, सवाल नहीं पूछेगी तो फिर नुकसान किसका है? बच्चे का अपना नुकसान है, सर मेरा क्या नुकसान है? तो कहने का मकसद ये कि भाई आपके माँ बाप की तरह आपको गाइड करूंगा, और गलत कर रहे हो तो उसको बोलूंगा कि भाई इस चीज को सुधारो, पेपर ऐसे पास नहीं होगा। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है पेपर पास करना आपका, ठीक है ना। एक और चीज बताऊं, उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं मेरे बच्चों। देखो एक याद रखो, ICAP का जो एग्जाम है ना, उसमें ICAP सवाल पूछता है डिफिकल्टी लेवल 4 पर। डिफिकल्टी लेवल किसके ऊपर? मैंने अपना बनाया, डिफिकल्टी लेवल 4 के ऊपर आके सवाल पूछता है। मैं पता है चूंकि मैं पागल आदमी हूं, तो मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं। मैंने ओरिएंटेशन ही बताया था, डिफिकल्टी लेवल 10 पे। कहां पर? मतलब कितने टाइम्स हो गया? 2.5 टाइम्स हो गया, 2.5 गुना ज्यादा प्रैक्टिस कराई। क्यों? क्योंकि पागल इसीलिए कराई, टाइम ज्यादा था इसीलिए कराई। अबे नहीं भाई, ऐसे ही थोड़ी 96% रिजल्ट आया। जो चीज पेपर में आती ना उसकी डबल बच्चे को कराओ,
तो पता है क्या होगा, जब वो पेपर में जाके बैठेगा ना, वो पेपर देखेगा, हंसेगा, यार ये क्या सवाल पूछ रहा है। देखो ना, डिफिकल्टी लेवल 4 की प्रैक्टिस कराऊं, डिफिकल्टी लेवल 4 ही पेपर में आया, तो बच्चे को डिफिकल्टी होगी या नहीं होगी? हाँ सर, उसका माइंडसेट वहीं तक काम कर रहा है जहां तक सवाल आया है। उसको मसला भी हो सकता है, जिस तरह से असाइनमेंट सॉल्व करते टाइम मसला भी हुआ था, कोई सॉल्व करते टाइम मसला भी हुआ था, 2 सवाल सॉल्व नहीं हुए थे, टाइम मैनेज नहीं हुआ था कभी, तो वही मसला उसको पेपर में भी आएगा। तो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ डिफिकल्टी लेवल 10 तक की, ताकि जब आप पेपर में जाके बैठोगे ना, आप बोलोगे यार ये पेपर नहीं हो रहा, ये मजाक हो रहा मेरे साथ, ये तो कुछ भी नहीं है। इसका टेक्निकल 2.5 गुना टेक्निकल काम जो है मैं क्लासरूम में करके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ किया, दिमाग उसके साथ चल रहा है। पेपर कहाँ आ रहा है? यहाँ पर, दिमाग यहाँ चल रहा है। तो फिर बच्चा पासिंग मार्क का सोचेगा, पूरे मार्क्स आने का सोचेगा? बोले हैं? पूरे मार्क्स आने का सोचेगा ना यार, क्योंकि जब दिमाग पेपर यहाँ आ रहा है और उसका दिमाग यहाँ चल रहा है। मिसाल के तौर पर मैं क्लास 5 की मैथ्स का सवाल दूं, प्लस और माइनस करने का, हर बच्चा सही कर लेगा। क्यों? दिमाग यहाँ चल रहा है, सवाल कहाँ है? यहाँ। तो पेपर में भी आईकेएफ में यही होगा बेटा, दिमाग चलेगा यहाँ पर, सवाल आएगा यहाँ पर। तो चमाटे कराते हैं बच्चों के पेपर देके आ जाना। तो कहने का मकसद ये कि एक आइडियल स्टूडेंट मेरा 2 घंटे का पेपर कोई 1.5 घंटे के अराउंड, 1.25 घंटे 1.5 घंटे में कर देगा अपना फिनिश। इससे ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। आप देखेंगे जब आप पेपर दे रहे होंगे ना, बच्चों की हालत खराब हुई भी होती है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस उस लेवल की करवाई नहीं होती। डिफिकल्टी लेवल 4 पे करवा रहा बंदा प्रैक्टिस, तो पता है क्या है, वो बच्चा परेशान हुआ हुआ है कि भाई यार ये सवाल है किस चीज़ का। आप हंस रहे होगे देख के, अब यार ये सवाल है, आप भी बोलोगे यार सवाल ये है किस चीज़ का, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि वहां पे जहां पे आपने 1.25 घंटे 1.5 घंटे अपना पेपर कर लोगे, वहां दूसरा बंदा जो है भाई वो परेशान होगा। वो आप उससे बाद में मिलना, जो बंदा परेशान हो कि भाई क्या हुआ पेपर में, बोलेगा यार 10 MCQs रह गए, 10 MCQs रह गए, मतलब सॉल्व ही नहीं हुआ उससे। तो फिर जब 40 MCQ सॉल्व करोगे तो कितने सही किए होंगे, कितने गलत किए होंगे उसने, और वो जो कितने में तुक्का मारा, बोलो 5 में तुक्का मारा, तो इसका सीधा सीधा बोलने आप 35 सवाल अटेम्प्ट करके आ रहे हो, उसमें से भी तुम्हें कितने सही लगते हैं कितने गलत लगते हैं। हारी मेरी बात समझ में। तो कहने का मकसद ये है प्यारे बच्चों कि आपको प्रैक्टिस उस लेवल की करवाई जाएगी जिस लेवल के ऊपर एग्जाम नहीं आता। एग्जाम बहुत नीचे लेवल के ऊपर आता है। आईकेएफ एट द मोस्ट जाके भी बच्चों से पूछ लेना तो हमारा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव करके आएगा। भाई आईकेएफ डबल पे चला है, जो आज पूछ रहा है उसका डबल 2 गुना पूछ ले, 2 गुना पूछेगा तब भी हार्ड हो जाएगा ना। हमारा माइंडसेट तो फिर भी 10 के हिसाब से काम कर रहा है। ये वैसे ही है कि सीए फाइनल वाले को बोलो पीआरसी का पेपर दे दे, तो उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है सर, वो तो कैब कुछ आ चुका, आर्टिकल का फेस गुजार होगा फाइनल में, पीआरसी तो कुछ नहीं है उसके लिए। तो इसी तरीके से हम भी करेंगे, प्रैक्टिस उस लेवल की करेंगे, पीआरसी का पेपर ही बच्चों वहां लगे, हमें बोलो कुछ नहीं आता। मैं आपको लिटरली स्पीकिंग उन बच्चों से मिलवाऊं जो बच्चे पेपर देके जा चुके हैं, कहीं मुलाकात हुई तो कुछ मिलेंगे तो मैं आपको मिलवाऊंगा क्लास के ना। बच्चा लिटरली आके बोलेगा यार पेपर में वो आता ही नहीं है जो सर अरसलान पढ़ाते हैं। उसका कहने का मकसद ये है कि जो प्रैक्टिस क्लास में कराई उसके लेवल का तो आता ही नहीं, पेपर में बहुत नीचे आता है, प्रैक्टिस ज्यादा ही करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि भाई आज के लिए बिल्ड करना जरूरी है और आगे के लिए भी। भाई कैफ में जाओगे ना, एक बड़ी स्टेज है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब आज से मेहनत की आदत नहीं होगी तो बड़ी स्टेज में जाकर बच्चा फेल हो जाएगा, या होगा नहीं होगा, उसको पता ही नहीं कितनी मेहनत करनी है। तो आज से मेहनत करने डालेंगे ताकि आगे भी वो काम आए आप लोगों के। ये बात समझ में आती है? तो इस सवाल का जवाब मैंने आप लोगों को इस तरीके से दिया है। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे करें। जी साजिद, कोई सवाल मुझसे करें? इतनी देर से बोल रहा हूँ, कुछ तुम लोग भी बोल लो भाई। सर जैसे आपने कहा कि जो डेली बेसिस पे आएंगे उन्हें कोई एमसीक्यूज असाइनमेंट मिलेगा, तो जैसे जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और डेली बेसिस पे अपने घर पे असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या एमसीक्यूज पे सर उनको प्रोवाइड होंगे? बिल्कुल होंगे। हैंडआउट में नहीं रोकूंगा, हैंडआउट दूंगा उनको, असाइनमेंट भी उनको दूंगा, ठीक है। असाइनमेंट कौन सा रुकूंगा? एंड में गिफ्ट फाइल वो नहीं दूंगा। वो नहीं हो रहा है तो मुझे कैसे पता चल रहा है? अब आप मुझसे बोले भाई मैं घर पे पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ असाइनमेंट, वो पुप्पो के बच्चे ने फाड़ दिया असाइनमेंट। मेरा छोटा भाई तो अंदर चाय करा दी थी, सर असाइनमेंट खराब हो गया, खत्म हो गई बात। बिल्कुल उसका हक है, सारी प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगी, मैं आप लोग को असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट में होंगे कोई अराउंड 100 या 150 के करीब सवाल, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन होंगे। अब अगर 100 क्वेश्चन हैं, मैं आपको 7 डेज का या 5 डेज का भी टाइम दूं तो पर डे एमसीक्यूज कितने बनते हैं? 20 एमसीक्यूज बनते हैं।
20 MCQ सर कितनी देर में सॉल्व होंगे? भाई घंटा 1.5 घंटा में सॉल्व हो जाएंगे। तो इतना तो निकाल सकते हैं ना भाई, 1-1.5 घंटा तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बस कितना निकालने काफ़ी। रोजाना 1 घंटा QM 1.5 घंटा QM निकाल लें। मैंने बताया था कि 4 आवर्स 5 आवर्स स्टडी करनी है डेली बेसिस के ऊपर, उसमें से 1 घंटा QM को देंगे, बस आपका सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। और कोई सवाल? तो नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं होती जी भाई, कोई सवाल नहीं? चले ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, सही है? या एक काम करते हैं, यहाँ हम करते हैं 10 मिनट्स का ब्रेक। अपनी क्लास 2.5 घंटे की थी ना, यहाँ करते हैं 10 मिनट्स का ब्रेक, और उस 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद मतलब क्लास विल रिज्यूम एट 4:10। उस 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम जो है वो क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, सही है? चैप्टर नंबर 10, इसका नाम है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। सबसे पहले बात करते हैं सर ये पेपर में कितने नंबर का आएगा। पेपर में अराउंड मेरा बेटा ये 6 to 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है? 6 to 8 मार्क्स का मतलब क्या, 3 से 4 MCQs आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताई थी क्लास के एग्जाम पैटर्न के ऊपर, स्टैट्स में से आपके पास कैलकुलेशन भी आता है और थ्योरी भी आता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि किन स्टैट्स पोर्शन में किन किन चैप्टर्स के ऊपर कैलकुलेशन आता है और किन चैप्टर्स के ऊपर थ्योरी आता है। तो जैसे मैंने लिखा TH स्टैंड्स फॉर थ्योरी, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया है। सर आपकी क्लास की ड्यूरेशन कितनी होती है? मेरी क्लास की ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स होती है बेटा, एट द मोस्ट। सर आज 2.5 घंटे की क्लास थी, हाँ ऐसी मूड हो रहा था मेरा, मैंने ज़्यादा लंबी क्लास लगाई। सर संडे को क्लास हुआ करेगी या नहीं हुआ करेगी, एक भी सवाल होता है बच्चों का। इनिशियल फेज में मैं नहीं लगाऊंगा, संडे को छुट्टी दूंगा, और छुट्टी भी इन द सेंस क्लासेस के तौर पर छुट्टी होगी, शुक्र भेजने की ज़रूरत नहीं है, असाइनमेंट में दूंगा घर पे करने के लिए। तो अगर रोजाना की बेसिस पर 20 सवाल होंगे तो छुट्टियाँ देने के लिए 40 सवाल होंगे। सैटरडे को होगी, फ्राइडे को भी होगी, कल भी हमारी क्लास है, कल भी मैं QM की क्लास लूँगा, मंडे को अकाउंटिंग की क्लास लूँगा। कल एक अकाउंटिंग की क्लास भी होगी आपकी सर हसन मारफानी की, और इसके अलावा मैं अपनी अकाउंटिंग क्लास जो है मंडे को लूँगा, तो मंडे QM भी लूँगा, सही है? ऑल्टरनेट डेज पे रहूँगा, एक दिन अकाउंटिंग एक दिन QM, ठीक है? चले आगे बढ़े क्लास। ये लिख लीजिएगा अपने पास कि कहाँ से कैलकुलेशन के सवाल आएंगे और कहाँ से थ्योरी। सर मैथ्स पोर्शन में से थ्योरी नहीं आएगी, सर मैथ्स पोर्शन में थ्योरी आती नहीं, मेरा बच्चा कहाँ से लेके आए वहाँ से थ्योरी। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन अराउंड 8 to 6 मार्क्स, 6 to 8 मार्क्स का पेपर में आएगा, और इस 6 to 8 मार्क्स के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 MCQs आपके पास कैलकुलेशन बेस्ड होंगे और 2 MCQs आपके पास अराउंड होंगे थ्योरी के। सर क्या PRC के पेपर 5 मंथ्स में देने होते हैं? नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। PRC आप फर्स्ट अटैम्प्ट में दें, जैसे आपकी नवंबर अटैम्प्ट है वो जनवरी अटैम्प्ट है, तो 5 के 5 पेपर पढ़ें और जनवरी में दे दें, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। या ब्रेक करके करें, ब्रेक करके करने का मतलब ये होता है कि आप स्टडी पूरे 5 पेपर्स करो, पढ़ने का टाइम सेव कर लो, स्टडी पूरे 5 पेपर्स ही करो, पेपर की तैयारी सिर्फ 3 पेपर्स ही करो, ठीक है? तो जनवरी में जब 3 पेपर्स दे दोगे तो उसके 1 मंथ बाद फरवरी में गैप करके मार्च में रिमेनिंग 2 पेपर्स दे दो, तो उस 2 पेपर्स के लिए क्या होगा, दोबारा से 3 महीने की क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और पेपर दे देंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आइडियल वक्त ये है कि पढ़ एक साथ ही लो, क्योंकि पता है क्या होता है, आपने अभी अक्टूबर पढ़ा, नवंबर पढ़ा, दिसंबर पढ़ा, 3 महीने पढ़ा, जनवरी में पेपर दिए, कितने महीने हो गए? 4 महीने। फिर आप अगर वो करते हो कि 3 पेपर आपने जनवरी में दिए तो बचे 2 पेपर, जनवरी के बाद फरवरी और मार्च,
6 महीने में आपका पीआरसी हो जाएगा, हो जाएगा। कब होगा? जब 3 पेपर आप पढ़ लो एक साथ ही, सारे 5 पेपर एक साथ ही पढ़ लो। नहीं सर अगर मैं 3 पेपर पढ़ूं और 3 पेपर पढ़ के जनवरी दूं तो कोई मसला नहीं, 3 पेपर पढ़ के जनवरी दोगे, फिर 3 पेपर पढ़ने के लिए दोबारा 3 महीने लगाओ, 2 पेपर पढ़ने के लिए दोबारा 3 महीने लगाओगे, है ना, फिर एक और महीने लगाओगे पेपर देने के लिए, 4 महीने वो हो गए और 4 महीने ही होगा, तो 8 महीने हो गए। तो बेवकूफ़ी का फैसला होगा, समझदारी का फैसला होगा। 8 महीने ज्यादा हो गए ना यार, 5 महीने में जब गेम हो सकता है तो फिर मैं 8 महीने का क्यों इंतजार करूं? सर वो सारा टॉपिक भूल जाएंगे ना? नहीं सारा टॉपिक बोलेंगे ना, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास होंगे ना। मसला क्या है? मसला क्या है? मैं दे दूंगा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर और बोलने क्या करूँ? ठीक है सर। वो 3 पेपर कौन से थे? 12 बताऊंगा बाद में, अभी नहीं, पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आ जाओ इंडिविजुअल आंसर्स फिर क्यूरीज ना मैं एंड पर डिस्कस करता हूँ। देखो भाई रिग्रेशन एंड कोरिलेशन दोनों वैसे तो अलग अलग चैप्टर है लेकिन आपस में कनेक्टेड है, तो आईकेएफ ने आपके बोर्ड ने इसको कनेक्टेड ही डाला है आपके सिलेबस के अंदर। वैसे इंटरनेशनल स्टैट्स की बुक में देखोगे तो ये आपके पास 2 अलग अलग चैप्टर है, रिग्रेशन अलग है, कोरिलेशन अलग है, लेकिन चूंकि कनेक्टेड है तो आईकेएफ ने मर्ज करके इसको पेपर में आपके पास बुक में डाल दिया है। सबसे पहले हम इसका रिग्रेशन देखते हैं। तो मेरा बच्चा रिग्रेशन एनालिसिस का एरिया देखते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस देखने से पहले अगर हम रिग्रेशन मॉडल की डेफिनेशन देखें कि सर रिग्रेशन मॉडल होता क्या है। देखो एक छोटा बच्चा देखा है ना आपने कभी? छोटा बच्चा देखा है? नहीं देखा? देखा है ना? पहले वो घर में फैन को देखता है तो अब्बा से पूछता है, अम्मा से पूछता है ये क्या है, पूछता है। फिर उसके पेरेंट्स को बताते हैं बेटा ये फैन है, समझ जाता है। थोड़े टाइम बाद वो पूछता है ये क्यों है, फैन क्यों है ना? तो उसको बताते हैं कि नहीं बेटा ये हवा देता है, गर्मी लगती है तो हवा देता है, ठंडक हो जाती है, सुकून मिलता है। तो वो क्या से शुरू हुआ, क्यों पे रुका, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। भाई ये फैन है, क्यों यूज होता है, पंखे के लिए यूज होता है भाई। आप ये पूछो ये क्या है, या पूछो ये क्या है, तो बोलूंगा ये लाइट है, सही है भाई। ये पूछो लाइट क्यों है, भाई रोशनी दे रही है, वरना अंधेरा हो जाएगा, खत्म हो गई बात, क्लियर हो गई लाइट का कॉन्सेप्ट। पता चल गया इसको लाइट बोलते हैं, इसका काम क्या है, रोशनी देना इसका काम है, खत्म हो गई बात। तो रिग्रेशन क्या है और फिर रिग्रेशन क्यों है, ये है क्यों, ये मॉडल ही क्यों है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन में साथ साथ कॉपी करेंगे। ये पेन क्लियर है ना बेटा, आपको नजर आ रहा है? तो देखिए रिग्रेशन मॉडल इज यूज्ड व्हेन you want to estimate the changes of independent variable on dependent variable। कॉपी कर लिया बेटा? कर लिया कॉपी? क्या समझ आया? ये क्या बात हुई सर, आपने कहा था डेफिनेशन लिखने के बाद आप कुछ समझेंगे, हमसे पूछेंगे क्या समझ आया। हाँ ना, ताकि पता चले पढ़ के क्या समझ आया। इंग्लिश मीडियम में अम्मा ने पढ़ाया भाई, पैसे खर्च किए स्कूल में, बताएं क्या कह रही है डेफिनेशन जी। भाई ये तो तुमने उर्दू ट्रांसलेशन कर दी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मतलब है?
नहीं पता। डिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मतलब है, ये भी नहीं पता, है ना। जिस पे अफेक्ट हो वो तो हो इंडिपेंडेंट, लेकिन डेफिनेशन किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है ये तो नहीं पता। आओ पढ़ते हैं। देखो सवाल में लिखा हुआ है कि रिग्रेशन मॉडल इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू एस्टिमेट द चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। रिग्रेशन डेफिनेशन ने सारी चीजें बता दी, सारे सवाल के जवाब दिए हैं। कह रहा है रिग्रेशन मॉडल किस लिए यूज करते हैं, जब आपको क्या लगाना हो, एस्टिमेट लगाना हो। कोई पूछे ना रिग्रेशन मॉडल किस लिए यूज करते हैं, तो वो कह रहा है रिग्रेशन मॉडल किस लिए यूज होता है, बोलो बोलो बोलो, साथ साथ बोलना पड़ेगा। किस लिए यूज होता है रिग्रेशन मॉडल, जब आपको क्या लगाना हो। कहां से पता चला, डेफिनेशन में लिखा है। सर किस चीज का एस्टिमेट, चेंजेस का एस्टिमेट। किस चीज का एस्टिमेट, सवाल मैं पूछूंगा जवाब आप देंगे। रिग्रेशन मॉडल किस लिए यूज होता है, जब आपने एस्टिमेट लगाना हो। किस चीज का एस्टिमेट, चेंजेस का एस्टिमेट। किसकी चेंजेस का एस्टिमेट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज का एस्टिमेट। किस पर, तो सारे सवालात के जवाब आपको डेफिनेशन ने खुद ने दिए, मैंने कुछ और नहीं बताया। कह रहा है रिग्रेशन मॉडल क्यों यूज करते हैं, जब आपको एस्टिमेट लगाना होता है। किस चीज का एस्टिमेट, चेंजेस का। किसकी चेंजेस का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज का एस्टिमेट लगाना हो। किस पर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो क्या, क्यों और किसका जवाब आपको मिल गया। लेकिन सर अभी भी मसला ये है कि डेफिनेशन सही से समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब है और डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब है। तो उसको देखने के लिए आओ हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये कोई काम कॉपी नहीं करेगा मेरे बच्चों, आप लोग सुकून से बैठ के एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां डेटा लिखता हूं, एयर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग। सेल्स इन रुपीस है, मैन्युफैक्चरिंग इन यूनिट्स है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब तो पता है ना, कोई भी चीज को बनाना, किसी प्रोडक्ट को बनाना। सेल का मतलब बेचना, और एयर का मतलब साथ चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल बैक इन ईयर 2010 में क्या हुआ, कंपनी ने प्रोडक्शन करी 100,000 यूनिट्स की। कितने यूनिट्स की, 100,000 यूनिट्स की। 1 लाख यूनिट्स उसने बनाए, और बनाने के बाद हम अज्यूम कर रहे हैं पूरे के पूरे बेच दिए। बनाने के बाद पूरे पूरे क्या करे, बेच दिए। तो बेचने के बाद तो पैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए आए। कितने लाख रुपए आए बेटा, तो 1 यूनिट कितने का बेचा फिर हमने, 2 रुपए का। कितने है ना भाई, 2 लाख रुपए जमा हुए, 1 लाख यूनिट बेचे थे, तो 2 लाख को 1 लाख से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब 1 यूनिट कितने का बेचा, 2 रुपए का। 2 रुपए का बेचा 1 यूनिट, ठीक है ना। आ रही मेरी बात समझ में। अच्छा 2011 में क्या हुआ, आपने 1.5 लाख यूनिट बनाकर बेचे, टोटल बेच दिया। हम अज्यूम कर रहे हैं एक भी पीस नहीं रुक रहा, सारे के सारे 100 पीस सोल्ड हो रहे हैं। तो 1.5 लाख यूनिट बना के आपने मैन्युफैक्चर करे, और मैन्युफैक्चर करने के बाद आपने बेच दिए। पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा। कितने रुपए के हिसाब से आएगा, 2 रुपए के हिसाब से आएगा। सर 1.5 लाख यूनिट को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना रेवेन्यू आता है, पैसा कितना आया। पहले क्या हो रहा, प्रोडक्शन हो रही है, फिर जब वो बिक रही है तो सेल्स आ रही है। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, पहले पैसा ले लूं प्रोडक्शन बाद में करूं, पहले सेल कर दूं, पहले मैं बेच दूं इसको, प्रोडक्शन बाद में करूं। नहीं ना, आज बेचने के लिए मैन्युफैक्चर होना जरूरी है। मेरे हाथ में बॉटल होगी, तुम्हें दूंगा तो ये सेल कहलाएगी ना, मैं तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, तो सेल किस बात की, तुमसे पैसे ले लिए, तो सेल्स तो ही नहीं, मैंने तो प्रोडक्ट तो आपको दिया नहीं। तो इसका ना प्रोडक्शन के होने के, सेल्स के होने के लिए प्रोडक्शन का होना क्या है, जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल सर 2012 आपने 2 लाख यूनिट का करे, मैन्युफैक्चर करे, कितना पैसा आपको मिलेगा, 4 लाख रुपए मिलेगा। इसका मतलब क्या है, सेल्स के होने के लिए प्रोडक्शन का होना क्या है, जरूरी है। सर प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा सेल्स ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा होगी। प्रोडक्शन कम करूंगा सेल्स कम होगी। इसका मतलब सेल्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करती है। आ रही है मेरी बात समझ में, या नहीं आ रही। सर अब हुआ ये कि जो ओल्ड प्लांट आप यूज कर रहे थे, जिससे अब तक मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, वो आपने कर दिया डिस्पोज। किस बंदे को नहीं पता डिस्पोज का मतलब क्या होता है, सबको पता है।
क्या होता है डिस्पोज का मतलब? भाई पूछो ना, जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि किसको नहीं पता पूछ भाई, नहीं मारूंगा मैं, दिखता ऐसा हूँ, बाकी मैं नहीं करता हूँ, ठीक है ना जी। डिस्पोज का मतलब होता है आपने निकाल के फेंक दिया, आप जो प्लांट जिससे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे वो निकाल के आपने क्या कर दिया, फेंक दिया और न्यू प्लांट लगाया। अच्छा न्यू प्लांट बड़ा एफिशिएंट है, न्यू प्लांट क्या है, बड़ा एफिशिएंट है। भाई पुराना प्लांट अगर 1 घंटे के अंदर 100 बॉक्सेस बनाता था, 100 चीजें बनाता था, 100 यूनिट बनाता था, तो न्यू प्लांट 1 घंटे में 150 यूनिट बनाएगा। डिपेंड करता है कि उसको तरीके वाला बंदा हो चलाने वाला, ठीक है ना। तो मेरा मैनेजर मुझे बुला के कहता है 2013 के अंदर कि बताओ कि अब 2013 के अंदर न्यू प्लांट लगाने से सेल्स कितनी होगी, मतलब मुझे क्या करना है, सेल्स का एस्टिमेट लगाना है। तो मैं उसको बोलूंगा सर सेल्स का होना ना होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस रेलेवेंट ईयर के अंदर प्रोडक्शन कितनी होगी। सर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो सेल्स, बोलो बोलो बोलो, सेल्स, प्रोडक्शन कम होगी तो सेल्स, तो इसका मतलब सेल्स का होना ना होना किसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन कितनी होगी। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो कहने का मकसद ये है मेरे प्यारे बच्चों के सेल्स यहाँ पे कौन सा वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, एक मिनट, सेल्स यहाँ पे कौन सा वेरिएबल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्यों? क्योंकि सेल्स का होना ना होना किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस रेलेवेंट ईयर के अंदर प्रोडक्शन कितनी होगी। तो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग मेरे पास कौन सा वेरिएबल हो गया बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्या ये मेरी बात आप लोगों के भेजे हैं बैठती है नहीं बैठती? तो सर अगर मुझे ईयर 13 की 2013 की सेल्स लगानी होगी तो क्या मैं रिग्रेशन मॉडल यूज कर लूंगा? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि एस्टिमेट लगाना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपकी सेल्स खुद है। तो आप चेंजेस का एस्टिमेट, मतलब चेंज का मतलब कि कम ज्यादा हुई या ज्यादा हुई प्रोडक्शन या कम हुई प्रोडक्शन, तो सेल्स का अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे, रिग्रेशन मॉडल फिट होता है। ये बात क्लियर होती है या नहीं होती है भाई? इस चीज को कॉपी करें फिर डेफिनेशन, या डेफिनेशन दोबारा से पढ़ते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ते टाइम ये एग्जांपल ध्यान में लेके आएंगे। देखो क्या कह रहा है डेफिनेशन, कि रिग्रेशन मॉडल इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू एस्टिमेट। अब देखो एस्टिमेट सोचते के साथ ही 2013 की सेल्स आपके जहन में आ रही है, आनी चाहिए, जिसके नहीं आ रही वो क्लास में अटेंटिव नहीं है। तो एस्टिमेट का मतलब रिग्रेशन मॉडल इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू एस्टिमेट द चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आएगा, सर प्रोडक्शन कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर मतलब सेल्स के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट होगा, तो ये कौन सा मॉडल यूज करेगा, रिग्रेशन मॉडल बताएगा। लेकिन सर अभी भी मसला ये है कि मजा नहीं आ रहा, सही से समझ नहीं आई डेफिनेशन, है ना। तो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको जब तक कॉपी करें फिर एक और एग्जांपल करते हैं। हमने कब बोला एक एग्जांपल में बात समझ में आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आएगी, ठीक है भाई मरियम। जी भाई क्लास डन। इसको लिखिएगा बेसिक एग्जांपल। क्योंकि इसमें अभी रिग्रेशन आते आते एक दो चीजें मजीद ऐड होंगी इसके अंदर, जो हम सेकंड एग्जांपल्स में ऐड करेंगे।
डन हो गया भाई। भाई इंटरमीडिएट में पेपर दिए हैं यार, अब तक तो स्पीड आ ही चाहिए थी। भाई हो गया? ओके सर आओ एक और चीज डिस्कस करते हैं। देखिए रिग्रेशन मॉडल के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हम उसको लेटर x से डिनोट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को लेटर y से डिनोट करते हैं, ठीक है ना सर? कैसी और एग्जांपल से क्लियर कर दें? हाँ ना अभी कर रहे हैं बेटा, अभी दूसरी एग्जांपल भी देखते हैं। तो लिख लीजिएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप लेटर x से डिनोट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को लेटर y से डिनोट करते हैं हम। आइए सेकंड और एग्जांपल देखते हैं, इंशाअल्लाह आप लोगों के बात समझ में आ जाएगी। अब इसको एग्जांपल में लिख लो थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल, और एडवांस एग्जांपल के लिए हम डेटा लिखते हैं यहाँ पर अपने पास मंथ बिल इन रुपीस और भाई घर में बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का? आता है, अल्लाह का शुक्र है आता है और बहुत आता है। हैं सादे बिल आता है बेटा घर में इलेक्ट्रिसिटी का? नहीं सर अब बने सेटिंग कराई हुई बिल नहीं आता है। नहीं नहीं घर की बातें नहीं बेटा बाद में। एनीवेज तो आओ देखो, तो सीन कुछ ऐसा है कि भाई हमने 3 तरह का डेटा लिखा, बिल का, बिल यूनिट कंज्यूम का और मंथ्स का। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों इधर बहुत ध्यान से बात सुनना। ये कलर नजर आ रहा है ना पेन का? के लिए विजिबल है भाई? क्या लिखा? जनवरी के महीने में मैंने एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं किया। मैं पाकिस्तान टूर पे गया हुआ था, मैंने एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं करा। पूरे जनवरी के महीने मेरा घर बंद रहा। जब मेरा बिल आया तो उसमें मैंने लिखा यूनिट कंज्यूम तो 0 लिखा हुआ था, लेकिन जब मैंने टोटल बिल देखा तो 2000 रुपीज लिखा हुआ था। लेकिन यार ये क्या चीज है? यूनिट कंज्यूम क्या है? 0, लेकिन जब मैंने बिल देखा तो बिल कितने का था? 2000 रुपए का। तो फिर वो बिल की बाइफर्केशन लिखी हुई थी ना, कौन से यूनिट क्या हुआ, टैक्स लगा या किस चीज के चार्जेस लगाए गए, तो उसके ऊपर मैंने चेक किया तो यूं लिखा हुआ था मीटर रेंट पर मंथ ₹2000। मीटर रेंट क्या है? पर मंथ 2000 रुपए, जो कि फिक्स है, क्योंकि मीटर तो लगा मैंने आपके घर में भाई, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करी तो उसके यूनिट क्या हुए? 0 हो गए। और जो मीटर का रेंट आया वो तो 2000 रुपए आपका बिल आ गया। बात समझ में आती है? ये बात क्लियर हुई कि 2000 का बिल कैसे आया? मीटर रेंट आ गया मेरे पास। अच्छा आजकल पर यूनिट कितना चल रहा है बेटा? पर यूनिट कितने रुपए का? 80 रुपए लगा लो। चलो भाई एक यूनिट कंज्यूम करूंगा 80 रुपए देने होंगे। अब जनवरी के महीने में तो हमने कोई भी यूनिट कंज्यूम नहीं करा। फरवरी के महीने के अंदर हमने 150 यूनिट कंज्यूम करे। कितने यूनिट कंज्यूम करे बेटा? 150 यूनिट। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर फरवरी के महीने में आपका बिल कितना आएगा? देखो यहाँ करते हैं, मुझे बताओ आपने 2000 का बिल आएगा ही आएगा, वो तो फिक्स है ना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। आपने कितने यूनिट कंज्यूम करे? पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 80 रुपए। आ रही है ना भाई? भाई 150 यूनिट कंज्यूम करे, एक यूनिट कितने रुपए का? 80 रुपए का मल्टीप्लाई कराओ। और फिर सर 2000 को तो फिक्स ही था ना, वो तो चेंज नहीं होता, वो तो कभी भी माफी नहीं है, वो तो आना ही आना है 2000 का। जरा कैलकुलेट करें, बताएं कितना आ रहा है? 14,000। चेक कर ले भाई, कोई और वेरीफाई करे। 14,000 रुपीज आ रहा है। पहले आप मल्टीप्लाई कराइएगा 150 को और फिर ऐड करिएगा। आ रही है बात समझ में भाई? कोई मसला?
कैलकुलेटर निकालो ताकि हाथ चले, जैसे मोबाइल चलाते ना ऐसे टकटक टकटक, मेरा कैलकुलेटर भी चलना चाहिए। ओके, फिर सर फरवरी के बाद आया मार्च, थोड़ी गर्मी हुई, हमने एसी चलाया। एसी चलाने के बाद हमने अपना बिल पहुंचा दिया 250 यूनिट्स के ऊपर। कितने यूनिट्स के ऊपर? 250 यूनिट के ऊपर। हमने 1 घंटा दोपहर में एसी चलाया, 1 घंटा रात में ही चलाया। ओके, तो अब बिल कितना आएगा सर? 2000 तो आएगा ही आएगा। आपने 250 यूनिट चलाए, 1 यूनिट 80 रुपए का, तो अब बताओ बिल कितना आएगा? कितने का बेटा? 22,000 का। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई मैं हवा की तरह बातें तो नहीं करता हूँ भाई, मुझे केमिस्ट्री बड़ी जहर लगती है। पूछो क्यों? वो कहने लगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, एक ये दूसरा यहाँ से ये यहाँ चला गया, यहाँ पेयर, ओ भाई यहाँ किधर चला गया? यहाँ भी तो जा सकता है वो। मैं किधर मान लूँ? कैसे मान लूँ कि वो यहाँ किधर ही गया है? दिखाओ। तो मुझे केमिस्ट्री बड़ी जहर लगती है। खैर ये ऐसी शुगल की बात है, डेफिनेशन अपनी एग्जाम्पल चली जाएगी। बेटा इधर मार्च के बाद कौन सा महीना आता है भाई? इरेजर को हट जाओ। अप्रैल। फिर अप्रैल में गर्मी ज्यादा बढ़ी, हमने 2 घंटे दोपहर में चलाया, 2 घंटे रात में चलाया, अब्बा का मीटर आउट कर दिया। खैर 350 यूनिट आ गए। चलो फिर लगाते हैं बिल कितना है भाई? 2000 तो सर आएगा ही आएगा। फिर सर कितने यूनिट चलाए? 350। कितने यूनिट बना? 1 यूनिट 80 रुपए का। बताएं बिल कितना आया? 30,000। अब्बा का मीटर शार्ट है फुल टाइम, ठीक है ना? 30,000 रुपए का बिल अब्बा को चिपका दिया है। फिर अप्रैल के बाद क्या आया? फुल हीट स्ट्रोक। हमने अब्बा को बोला अल्लाह पे, दोपहर में मंड के ही चलाया और रात में भी चलाया। चलो मेरा भाई 500 यूनिट। अब्बा तो होगा पागल, कहने लगे ये लो, तो 2000 आएगा ही आएगा। 500 यूनिट और लगाया 80 रुपए के हिसाब से। क्या किया मेरा भाई? 40। चलो भाई, अब्बा ने तो बहुत मारा उस दिन। अब ये क्या होता है, बिल आता है इतना है। खैर लेकिन अब्बा के चूंकि बच्चे लाडले होते हैं, अब एसी तो चलाना मजबूरी है, लेकिन गुस्सा भी करना है, कम भी चलाना है। उनको पता भी कि यार ये चलना जरूरी है एसी। तो हमारे घर में ना ओल्ड एसी लगे हुए थे जो हम इसको यूज कर रहे थे। अब्बा ने क्या करा, उन ओल्ड एसी को कर दिया क्या बेटा? डिस्पोज। डिस्पोज करने के बाद किसी ने अब्बा को ऐसे ही टोपी कराई थी कि न्यू इन्वर्टर एसी लगा लो, बिल कम आएगा। क्या लगा लो? न्यू इन्वर्टर एसी लगा लो। हमने घर में न्यू इन्वर्टर एसी लगा लिया। अब अब्बा मुझे बुराई करते हैं, अप्रैल के बाद क्या, मई के बाद क्या आया? मजीद गर्मी है ना। अब्बा मुझे कह रहे हैं बेटा अब बताओ, तुमने बहुत पढ़ाई करी है, रिग्रेशन मॉडल बहुत पढ़ा है, बताओ कि जून के महीने के बिल का एस्टीमेट, जून के महीने का बिल कितना आएगा? मुझे एक बात बताएं, न्यू इन्वर्टर एसी लगाया हो या नहीं लगाया हो, अगर मैंने अभी 600 यूनिट जलाए तो बिल का कम आएगा? नहीं सर, बिल ज्यादा आएगा। और अगर 600 यूनिट से कम चलाए तो बिल कम आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बिल का आना ना आना किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी उस रेलेवेंट पीरियड में कंजम्पशन कितनी हो रही है। कंजम्पशन ज्यादा करोगे बिल क्या आएगा? ज्यादा आएगा। कंजम्पशन कम करोगे तो बिल क्या आएगा बेटा? कम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिल का आना ना आना डिपेंड करता है यूनिट्स के ऊपर। तो मेरा बेटा बिल कौन सा वेरिएबल हो गया? बोलो बोलो, डिपेंडेंट। कंजम्पशन कौन सा वेरिएबल हो गया मेरा बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो ये जो एस्टीमेट लगाना है डिपेंडेंट वेरिएबल का ड्यू टू चेंज इन, भाई ये चेंज आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है? चेंज ही आ रहा है। अब यहां भी चेंज आएगा, पता नहीं ज्यादा हो जाए कम हो जाए, तो उस चेंज का एस्टीमेट लगाना है डिपेंडेंट के ऊपर कि सर अब बिल कितना आएगा। तो आप कौन सा मॉडल यूज करेंगे? रिग्रेशन मॉडल यूज करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती? बोलो, आती है नहीं आती? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा मुझे कंफर्म करें, क्या इस एग्जाम्पल को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती है? रिग्रेशन मॉडल किस लिए यूज होता है? जी भाई,
तो समझ में आने वाली बात यह है मेरा बेटा, इसको कॉपी भी करते रहेंगे और साथ साथ मेरी बात भी सुनते रहेंगे कि रिग्रेशन मॉडल हम तब यूज करते हैं जब हमें डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट का, इंडिपेंडेंट के अंदर जो चेंज आया है उसका इफेक्ट कैलकुलेट करना हो तो हम रिग्रेशन मॉडल यूज करते हैं अपने पास के। अब फर्क क्या पड़ेगा, यूनिट ज्यादा आएंगे तो बिल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा बिल ज्यादा आएगा, और यूनिट कम आएंगे तो बिल कम आएगा मेरा भाई। ये बात समझ में आती है या नहीं आती है आप लोगों को? तो इस चीज को भी कॉपी करें। और मैं एक बात बताऊं, सुनो, पूरा रिग्रेशन मॉडल पढ़ा दिया मैंने। एक बात बताओ ऑनेस्टली, मुझे बताएं कि कराची में कितने कैंपस है? एक्चुअली आई एम फ्रॉम MR साइड। मरियम बेटा एक ही कैंपस है, एक ही कैंपस है सॉल्यूशन का, ठीक है। एनीवेज, तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि हमने देखा कि जब रिग्रेशन मॉडल यूज करते हैं तो डिपेंडेंट के ऊपर एस्टिमेट लगाना होता है ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। इंडिपेंडेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसका इंपैक्ट डिपेंडेंट के ऊपर क्या होगा, मतलब बिल के यूनिट्स में चेंजेस आएंगे तो बिल कितने का आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था मेरा प्यारा बच्चा आपको कि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम किससे लिंक करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? डिपेंडेंट को किससे करते हैं बेटा? y से। इंडिपेंडेंट को किससे करते हैं? x से करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो सर हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, किस कैलकुलेशन, तो हमने देसी कैलकुलेशन तो कर ली ऐसे ही, अब फॉर्मूला देखते हैं। आओ देखो, तो रिग्रेशन इक्वेशन देखनी होगी हम लोगों ने कि सर ये कैलकुलेशन होती किस फॉर्मूले के हिसाब से है। और आप लोग देखेंगे कि हमने कैलकुलेशन पहले सीखी, फॉर्मूला बाद में सीखेंगे। देखो कैलकुलेशन कर ली नहीं कर ली हमने, बोलो कर ली सर। अब फॉर्मूला देखेंगे कि क्या होता है। देखो रिग्रेशन इक्वेशन मेरा बेटा दो तरीके की होती हैं, एक होती है y ऑन x और एक होती है x ऑन y। अभी हम पहली इक्वेशन देख रहे हैं अपने पास जिसको हम लोग बोलते हैं y ऑन x, जिसमें y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर y ऑन x की इक्वेशन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? y ऑन x की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू a प्लस bx। क्या होती है? y इज इक्वल्स टू a प्लस। सर y का मतलब क्या है, जल्दी से बताओ, y का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट, बोलो डिपेंडेंट वेरिएबल। कॉपी कोई नहीं करेगा मेरा बेटा। मुझे बताएं x का मतलब क्या होता है? बोले इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर a का मतलब मेरा प्यारा बच्चा, a का मतलब होता है रिग्रेशन कांस्टेंट, जो फिक्स्ड है। क्या है? जो चीज फिक्स्ड होती है वो क्या होती है? रिग्रेशन कांस्टेंट होता है। क्या हमने कोई एग्जांपल देखी जिसमें कोई चीज फिक्स थी? क्या थी? हैं भाई जोर से बोलो, क्या थी? मीटर। तो वो क्या है फिर? वो रिग्रेशन कांस्टेंट है, क्योंकि वो फिक्स था। चेंज हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो वो तो फिक्स था ना, तो जब फिक्स था तो वो क्या था? रिग्रेशन कांस्टेंट था। आ रही है मेरी बात समझ में? सर b का मतलब क्या है? b का मतलब होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या मतलब? रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट, कि एक यूनिट बनाने की कॉस्ट। क्या होता है एक यूनिट बनाने की कॉस्ट? कोई एग्जांपल में देखा हमने? कोई एक यूनिट की चीज हो, कोई अमाउंट हो एक यूनिट का, है देखा है? क्या क्या? 80 रुपए। 80 रुपए। 80 रुपए क्या था? 80 रुपए क्या था? एक यूनिट कंज्यूम करने की क्या थी? कॉस्ट थी। तो पर यूनिट कॉस्ट हो गई नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो पर यूनिट जब कॉस्ट हो गई तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब होता है एक यूनिट कंज्यूम करने की कॉस्ट। एक बात बताऊं, रिग्रेशन इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू a प्लस bx है। दिखाऊं? देखो आ रही बात में?
हमने तो देसी कैलकुलेशन करी थी ना, फॉर्मूला तो नहीं पता था हमें, तो फॉर्मूला और कैलकुलेशन फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही? तो सॉरी एक मिनट, ये ऐसे, क्योंकि हमने वो भी मतलब बाद में रखा था ना, 80 रुपए को हमने बाद में रखा था, तो एक्स यहाँ आ गया। तो कहने का मकसद ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को फॉर्मूला फेमिलियर है या नहीं है? हाँ सर फॉर्मूले तो कोई बात ही नहीं, तो फॉर्मूला तो जनरल चीज है, ये तो आ रही है बात में। तो इसका मतलब फॉर्मूले की डेरिवेशन, फॉर्मूले की लॉजिक आपको पता है कि फॉर्मूला बना कैसे? सर वो तो सिंपल कैलकुलेशन थी, उससे फॉर्मूला बन गया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, फॉर्मूला तो होता ही कुछ नहीं, तो सिंपल चीज होती है जिसको फॉर्मूला बना देते हैं हम लोग। अब मुझे एक बात बताओ, मैं पहले बताऊं ये फॉर्मूला, सुनना, मैंने आपको बताया y = a प्लस बी एक्स वाई, ए ये होता है, बी ये होता है, रखो और कैलकुलेट करो। बच्चा बोलता है ठीक है कैलकुलेट तो मैं कर लूंगा, फॉर्मूला कहां से आया है? अगर मैं आपको पहले एग्जांपल ना दूं और डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं कि बेटा ये रिग्रेशन का फॉर्मूला होता है y = a प्लस बी एक्स, ए को कांस्टेंट बोलते हैं, बी को कोफिशिएंट बोलते हैं, ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, एक्स रखो, y कैलकुलेट कर लो। भाई तो जाहिलों का तरीका हो गया ये, तो हमें तो पता ही नहीं है फॉर्मूला बना कैसे। सर फॉर्मूला कैसे बना? ऐसे बना, ये जो हमने कैलकुलेशन करी ऐसा बना, कोई बात ही नहीं थी इसके अंदर। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कब करेंगे? डे 1 के ऊपर। पहले हमने उसकी वर्किंग देखी, बाद में फॉर्मूला बनाया, ताकि आप कनेक्टेड रहो कि फॉर्मूला बाद में आता है, पहले वर्किंग आती है। कभी भी फॉर्मूला पहले नहीं आता, पहले वर्किंग आती है। मतलब पहले प्रॉब्लम आएगी फिर सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन पहले थोड़ी आता किसी भी चीज का, है या नहीं? भाई कोविड पहले आया, कोविड की वैक्सीनेशन बाद में आई, तो हमेशा प्रॉब्लम पहले आती है, सॉल्यूशन बाद। तो सॉल्यूशन पहले आएगा और फॉर्मूला कब आएगा? सर बाद में आएगा। तो इसीलिए हमने ऐसे ही किया, सॉल्यूशन पहले देखा और फॉर्मूला बाद में देखा। आ रही है मेरी बात समझ? नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चों? कॉपी करें जरा इस चीज को। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरा बेटा जरा मुझे जल्दी से बता दें, क्या फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर होता है नहीं होता? फॉर्मूले के ऊपर डिटेल्ड वर्किंग भी हमने देख ली है। मरियम, शहबाज, उदय, एनी इशू मेरा बच्चा? जी क्लास डन। क्लास 10 बेटा कॉपी हो गया। सो आओ कंक्लूड करते हैं इन चीज़ों को कंक्लूड करते हैं। देखिए याद रखें, हमेशा कॉन्सेप्ट वही अच्छा जिसकी लॉजिक आपको पता हो, जिसकी डेरिवेशन आपको पता हो कि ये फॉर्मूला ड्राइव होके कहाँ से आया, बना कैसे, रीजन क्या है फॉर्मूला बनने का। तो फॉर्मूला बनने का y = a प्लस बी एक्स रीजन क्या है? सर इस तरीके की एग्जाम्पल उसका मेन रीजन है। सर फॉर्मूला क्यों बना था? इस एग्जाम्पल की वजह से बना था। इस तरह की जितनी एग्जाम्पल होंगी जहाँ पे कुछ चीजें फिक्स होती हैं, कुछ चीजें वेरिएबल होती हैं, ठीक है ना, तो वहां पर आप ये फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसकी बेसिक लॉजिक यहाँ से आ रही है, ठीक है ना। देखो हमारी सबसे बड़ी पता है रीजन क्या है?
हमारा सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम क्वेश्चन नहीं पूछते, सवाल नहीं करते। अगर मैं आपको ये सिर्फ फॉर्मूला बताऊं कि भाई y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है, a रखो b रखो वैल्यू निकाल लो, पेपर में सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। समझ में आ रही है? जो ये बंदा बताया कि भाई y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है, a की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होती है, b की वैल्यू ये होती है, रखो y निकाल लो, पेपर में सवाल सॉल्व उस बच्चे का भी हो जाएगा। लेकिन उस बच्चे को असल रियल लाइफ में पता ही नहीं कि रिग्रेशन मॉडल अप्लाई कब करना है, पता है उसको? नहीं पता। सर फॉर्मूला कैसे बना? उस बच्चे से पूछो रिग्रेशन मॉडल पढ़ लिया, बोला पढ़ लिया, बोला बता बेटा फॉर्मूला कैसे बना, उसको पता ही नहीं फॉर्मूला कैसे बना। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि फॉर्मूले की जो डेरिवेशन है, फॉर्मूला जो ड्राफ्ट हुआ हुआ है, वो किस वजह से ड्राफ्ट हुआ हुआ है? ए क्या होता है? ए मीटर रेंट होता है, सीधी सीधी बात है। बी क्या होता है? पर यूनिट कॉस्ट होती है। सर वो पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी? 80 रुपए थी। सर एक्स क्या है? जितने यूनिट बनाएंगे वो एक्स हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 650 यूनिट आप लोगों ने क्या करे? कंज्यूम करे। क्या बिल बता सकते हो? हाँ सर इधर देखो, खुद से नहीं करेंगे ये, चलो खुद से करो, बताओ बिल कितना आया है भाई? बाकी भी करो ना, चेक करो ना सही करा है नहीं करा, बताओ बिल कितना आया? पक्की बात है। अब सर वो मेरे जैसा बंदा जिसको कॉन्सेप्ट पता है, उसको ये पता है कि यार से जो बिल का अमाउंट है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? यूनिट के ऊपर। उसमें पर यूनिट कॉस्ट भी आ रही है 80 रुपए, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। मीटर रेंट भी आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन कांस्टेंट ही बोलते हैं। वो जब पर यूनिट कॉस्ट भी आ रही है, रिग्रेशन कांस्टेंट भी आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, तो मैंने घर में बैठे बैठे फॉर्मूला लगाया। फिर मुझे ख्याल आया यार मीटर रेंट तो फिक्स होता है, वो 2000 हो गया है। बिल का पर यूनिट कॉस्ट कितना था? 80 रुपए। कितने यूनिट कंज्यूम करे? 650, कितना? 54,000। तो क्या मैंने घर में बैठे बैठे रिग्रेशन मॉडल लगा दिया? अब नेक्स्ट मंथ का बिल अब्बा का कैलकुलेट करके बताना, बिल का अमाउंट छुपा देना, जो फिक्स उसको एक जगह रख देना, और जो यूनिट कंज्यूम हो पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा देना, चेक करना बिल का अमाउंट बन रहा है नहीं बन रहा। बन रहा होगा। वो लोग कैसे बना रहे हैं? ऐसी तो बना रहे हैं बिल का अमाउंट। आ रही बात में? केयर इलेक्ट्रिक वाला जो बिल बना के दे रहा है वो कैसे बना के दे रहा है भाई? वो तो सारे फिक्स अमाउंट एक साथ रखे हैं कि भाई ये फिक्स, मीटर रेंट फिक्स, लाइन रेंट फिक्स। फॉर एग्जांपल भाई मीटर रेंट है 2000 रुपए, बोलो आपके घर में जो बाहर आ रहा है ना लाइन रेंट है 1000 रुपए, तो आपका रिग्रेशन कांस्टेंट कितना हो गया? 3000 हो गया, खत्म हो गई बात। सर कोई और चीज है वो भी फिक्स है, बोलो 500 रुपए फी हाउस टैक्स फिक्स है, 500 रुपए हर घर का इलेक्ट्रिसिटी टैक्स क्या है? फिक्स है। तो अब फिक्स आपका रिग्रेशन कांस्टेंट कितना हो गया? 3500 हो गया। सर 2000 मीटर रेंट वो भी फिक्स था, 1000 रुपए का जो आपका लाइन रेंट लगा वो भी फिक्स था, और जो टैक्स लगा पर हाउस वो भी क्या था? फिक्स था। तो अब रिग्रेशन कांस्टेंट कितना हो गया? 3500 हो गया। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो घर जाके इसके ऊपर भी आप वर्किंग करना, एनालिसिस करना। घर जाओ, घर जाके बिल निकालना। मैं टास्क दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, घर जाइएगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालिएगा, वहां पे सब लिखा होगा कि ये चीज लगाई, ये चीज लगाई, ये चीज लगाई, ये चीज लगाई, किसका कितना पैसा बना। फिर चेक करना वो जो पैसा बन रहा है क्या वो फिक्स है या फिक्स नहीं है। फिक्स है तो उसको ए रख देना, और अगर पर यूनिट कॉस्ट है तो उसको क्या रख दोगे? बी रख दोगे। तो जितने यूनिट कंज्यूम किए उससे मल्टीप्लाई करा के फिक्स ऐड कर देना। बताना बोला बोलो ये लो भाई, अगली दफे से बिल मैं बताऊंगी। आ रही मेरी बात समझ में या नहीं आ रही? तो कहने का मकसद ये है बेटा कि आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, पहले सिनेरियो करेंगे, फिर बाद में फॉर्मूले पे आएंगे। रेदर देन के पहले फॉर्मूला करें जाहिलों की तरह और फिर उसके ऊपर आए, ठीक है ना। एक और चीज, हमेशा क्वेश्चन करने की आदत डालो, क्योंकि अभी तक मेरे पास क्वेश्चन नहीं आ रहे। अब तक रिग्रेशन से ही 2-3 क्वेश्चन आ जाने चाहिए थे। बताऊं कैसे? इसमें क्या फिक्स और वेरिएबल दोनों था? हाँ सर ये फिक्स था, ये पर यूनिट था, वेरिएबल था, है ना। अच्छा आगे बढ़ो। सर ये भी तो एग्जांपल थी, इसमें कहाँ है फिक्स? नहीं है इसमें। सर वो 2 रुपए ही था पर यूनिट कॉस्ट, फिक्स तो नहीं था यहाँ पर। तो फिर यहाँ रिग्रेशन मॉडल अप्लाई नहीं होगा क्या? होगा।
लेकिन इसीलिए तो मैंने कहा था इसके ऊपर क्या लिखा था, बेसिक एग्जांपल या बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, ताकि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का फर्क पता चल जाए। फिर आगे जाके किसके ऊपर आए, एडवांस एग्जांपल, ताकि आप थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं, आ रहा है सिनेरियो बड़ा करके देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। वो सिर्फ इसलिए था ताकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की तमीज पता चल जाए कि डिपेंडेंट किसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं। यहां पर हमने पूरे ऊपर प्रॉपर वर्किंग फॉलो कर ली अपने पास कि किस तरीके से रिग्रेशन मॉडल यूज होता है। आ रही मेरी बात समझ में? फिर बोलूंगा, आखिरी बात कंक्लूड करता हूं कि क्वेश्चन पूछने की आदत डालें, सही पूछें गलत पूछें, ठीक है ना। बेवकूफों की तरह बैठ के क्लास ना लें। सीए के अंदर वो बच्चा जो सिर्फ क्लास के लेक्चर पे खुश है, बोलो सही है यार, जो पढ़ा दिया ठीक है, कैसे पढ़ा दिया यार, वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है ना, रिसर्च उसके ऊपर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको याद है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। फिर आपको याद है कि हम इसको मिड टर्म स्प्लिट करते थे, बीच में से 2 तोड़ते थे, एक x की वैल्यू निकालते थे, दूसरी x की वैल्यू निकालते थे, ऐसे करते थे नहीं करते थे, है ना। यहाँ 0 क्यों रखते हैं, यहाँ 0 क्यों होता है, पूछा कभी टीचर से, हैं पूछा टीचर से भाई यहाँ 0 क्यों है, और फिर आप x निकाल रहे हो, मैं बताऊंगा क्यों 0, ठीक है ना। तो उससे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हमेशा जो भी चीज़ आप मुझसे पढ़ें, पहले लॉजिक पूछें, सर फॉर्मूले के आने की हकीकत क्या है, पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर फॉर्मूला देखेंगे इंशाल्लाह, हर क्लास के अंदर यही काम करेंगे, ठीक है। तो बस आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कल भी हमारी क्यूएम की क्लास होगी, कल आपकी 3 क्लास का शेड्यूल है, वैसे तो इकोनॉमिक्स भी क्लास आपकी लगी हुई है, अकाउंटिंग की आपकी क्लास भी है, और कल क्यूएम की क्लास भी आपकी होगी, ठीक है। आज क्यूएम ले ली मैंने, कल क्यूएम ले ली, मंडे को मैं क्यूएम की क्लास नहीं लूंगा, आपकी अकाउंटिंग की क्लास लूंगा, सही है। तो वो शेड्यूल में मेंशन हुआ करेगा, तो उसका स्पेसिफिक रजिस्टर लेके आएंगे आप लोग, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। बाकी ये था एक सवाल, सुनते जाओ आप लोग भी, ताकि आप लोगों के भी सवाल हो। और आर्टिकलशिप करनी होती है तो फाउंडेशन भी करना होता है। समवन सेड मी दैट आफ्टर योर इंटर यू हैव टू डू फाउंडेशन एंड आफ्टर पीआरसी कैफ एंड देन आर्टिकल्स। क्या ये करेक्ट? देखो फाउंडेशन से क्या मतलब है, फाउंडेशन तो कुछ चीज़ नहीं है, आपके पास फाउंडेशन डिप्लोमा होता है जो कि एसीसी के अंदर होता है, सीए में ऐसा कुछ नहीं होता। सीए में पीआरसी है, पीआरसी आप करेंगे प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज, फिर आप सर्टिफिकेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो कि है आपकी सेकंड स्टेज कैफ, फिर जब आप कैफ क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी आर्टिकलशिप शुरू होती है कैफ करने के बाद, ठीक है ना। फिर आपकी आर्टिकल शुरू होगी 3.5 साल की, जिसके स्टार्टिंग के 1 ईयर के अंदर आप पेपर नहीं दे सकते, फिर जो रिमेनिंग कैफ के सीफैप के पेपर्स बचेंगे 6 और फाइनल्स के 2 8, वो 8 पेपर आप डीलिंग द आर्टिकल्स आपने देने होते हैं आईकेप, ठीक है बेटा जी। सर आपने यहाँ पे लिखा है y on x और दूसरे में लिखा है x on y, हाँ तो x on y का ये क्या है? पढ़ाया मैंने? नहीं पढ़ाया, कल पढ़ाऊंगा, कल भी नहीं पढ़ाऊंगा। पहले y on x तो पक्का कर लें, फिर x on y को पढ़ाएंगे। पहले एक जगह दिमाग पक्का कर लेते हैं, फिर चीजों को घुमाएंगे। अभी घुमा दूंगा तो फिर तो सब खिचड़ी पक जाएगी, कोई किधर चला आएगा, कोई किधर चला आएगा, सीधा सीधा रखेंगे अभी। सर सीए में फाउंडेशन नहीं होती, पीआरसी को फाउंडेशन कह सकते हो, लेकिन पीआरसी के बाद आर्टिकलशिप नहीं होती, ठीक है ना। पीआरसी के बाद आर्टिकलशिप नहीं होती, आपने कैफ क्वालिफाई करना होता है। और इन अदर केस अगर आपने पीआरसी क्वालिफाई किया हुआ और कैफ के कुछ पेपर निकाले हुए, जैसे 6 पेपर निकाल लिए, 7 पेपर निकाल लिए, और आपका साथ में ग्रेजुएशन भी हुआ हुआ, तो आप उस केस के अंदर आर्टिकलशिप कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर अच्छी फर्म्स अलाउ नहीं करती, अच्छी फर्म्स जो हैं वो कैफ क्वालिफाइड ही मांगती हैं। सर जी बेटा, नहीं भी दी होगी तो निकालेंगे कैसे, कल सीखेंगे, ठीक है। मरियम बेटा क्लियर है आपको? चलो बस फिर अपना ख्याल रखें, आज यहीं तक रखते हैं।
कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।